सैम ने समूह परीक्षा की तैयारी की। गैम्बलर्स अकादमी के शीर्ष 10 रैंक वाले सभी लोग एकत्र हुए। अन्य अकादमियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें समूह परीक्षण के लिए रणनीति पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। जब सैम पहले से एकत्रित समूह के पास पहुंचा तो ऐसा लगा कि उनका स्वागत बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने उसके आने से पहले ही रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी थी और उन्हें उसे योजनाओं में शामिल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने पूरी गेम प्लान पर खुलकर चर्चा की और सैम कहीं भी शामिल नहीं था। उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपकी भूमिका बस पीछे रहकर दूसरों का साथ देना है। सैम उस आत्मविश्वास से थोड़ा आश्चर्यचकित है। आखिरकार उनमें से किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वे उसे डांटने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं। फिर उसे गैम्बलर अकादमी के बारे में कुछ याद आया। अंतर अकादमी टूर्नामेंटों में, चाहे वे नए हो या अन्य, उनका कभी भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। ये ज्यादातर सोलो कॉम्बैट टूर्नामेंट तक ही सीमित है, जो पूरे टूर्नामेंट का हीरो इवेंट है। जब टीम टूर्नामेंट और सहायक व्यवसायों सहित अन्य प्रतियोगिताओं की बात आती है तो उन्होंने उतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कई चैंपियनशिप तो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि इनमें से 9 लोग सैम के बिना भी एक अच्छी रैंक जीतने के लिए आश्वस्त हैं। हालांकि सैम ने उन पर खुद को मजबूर नहीं किया। इसके बजाय वह बस आराम से खड़ा रहा जबकि वे योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसकी नजरें दर्शकों के चारों ओर घूमकर एक खास समूह पर टिक गई। जब उसने देखा तो पाया कि ये लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे और कभी कभी सैम की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कुछ जूनियर, खास तौर पर नए छात्रों को भी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। सैम ने उन्हें पहचान लिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। उसे ये भी पता था कि वे उसे पहचानते हैं। जब से सैम अकादमिक क्षेत्र में आया था तब से वह इन लोगों से मिलने का इंतजार कर रहा था। ये ओलंपस के डेमी गॉड हैं। सैम ने जिस विशेष समूह को देखा वह ज़्यूस अकादमी से संबंधित था। वही अर्धदेव जिन्होंने सैम पर 200 टाइटन्स भेजे और उसे नष्ट करने की कोशिश की। उन्हीं डेमी गॉड्स ने सैम पर हमला किया, भले ही यह नियमों के खिलाफ था। वही डेमी गॉड्स जो सैम को अपने मनोरंजन के लिए एक खिलौने में बदलना चाहते थे। उस समय सैम ने उन्हें मृत टाइटन से बनी एक विशाल मध्यमा उंगली की मूर्ति के साथ एक वादा किया था। वे लोग धीरे धीरे सैम को भूल गए, लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया। अब जब वह यहाँ है तो वह इन लोगों को नष्ट करने के लिए बेचैन है। इस बीच सैम जिन वरिष्ठों को देख रहा है वे अभी भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक ने क्रिस्टोस को बुलाया, जो ओलंपियनों की नोबल लीग का नेतृत्व करता है। क्या वह आदमी वही सैम है जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे? सीनियर ने क्रिस्टोस से पूछा। क्रिस्टोस ने सिर हिलाया और सैम के बारे में सारी बातें बताई। कैसे उसने ओलंपस की गरिमा को नष्ट किया, कैसे वह लगातार ओलंपियन प्रतिभाओं को परेशान करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप लोगों के पास उसके बारे में कोई जानकारी है? वह कहाँ से आया? वह जुआरियों के स्कूल में कैसे पहुंच गया? क्रिस्टोस ने अपना सिर हिलाया। हमने कोशिश की, लेकिन उससे जुड़ी हर बात स्पष्ट है। मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई उससे मुझे लगा कि हमारे डीन को इस बारे में कुछ पता हो सकता है। मैंने सुना है कि पल ने उससे कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अजीब बात यह है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि कुछ छात्रों को भी रोक दिया जो सैम द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर कार्रवाई करना चाहते थे। आपको कुछ भी क्यों नहीं मिला? क्या मेरी छोटी सी अनुपस्थिति में नोबल लीग का यही हाल हुआ? आप एक नए छात्र की उत्पत्ति का पता भी नहीं लगा सके, उससे निपटना तो दूर की बात है। वरिष्ठ व्यक्ति की आवाज ठंडी लग रही थी। क्रिस्टोस ने अपने होठों को दबाया और अचानक उसे एक विचार सूझा। एक व्यक्ति है जो उसके बारे में अधिक जान सकता है, लेकिन वह हमारे लिए प्रतिबंधित था क्योंकि वह पल के अधीन है। कौन है भाई? व्हाइट। फिर क्रिस्टोस ने पूरी घटना सुनाई कि कैसे व्हाइट ने गैम्बलर की अकादमी छोड़कर ज़्यूस की अकादमी में शामिल हो गया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सैम नाम का ये लड़का, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्रिस्टोस को बाहर भेज दिया गया और सीनियर खिलाड़ी अभी भी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हमें उस दिन आए सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक बैठक करनी है। सभी मुख्य अकादमियों के नेता आज दोपहर को इस पर ध्यान दें। उन्होंने सहजता से आदेश दिया और उनके पीछे बैठे एक वरिष्ठ व्यक्ति जल्दी से उठकर चले गए। सैम बस इस पर मुस्कुराया। वह उनकी सारी बातचीत आसानी से सुन सकता था। आखिरकार उन्होंने कलाई के बैंड और पक्षी भी ले लिए थे। उसने फैसला किया कि उन्हें वह करने दिया जाए जो वे करना चाहते हैं। ये थोड़ा और मनोरंजक होगा। जल्द ही टीम प्रतियोगिताएं शुरू होने का समय आ गया। चूंकि कुल मिलाकर कुछ ही अकादमियां हैं, इसलिए हर बार एक मैच आयोजित किया जा रहा है। सैम ने गैम्बलर अकादमी के बाकी समूह के साथ परीक्षण मैदान में प्रवेश किया। जब उसने सुना कि प्रतियोगिता क्या थी तो वह निश्चिंत हो गया। यह एक बहुत ही सरल प्रतियोगिता है। धरती पर लोग हाई स्कूलों में इसे खेलते हैं। कैप्चर द फ्लैग। नियम भी बहुत सरल हैं। प्रत्येक टीम के झंडों की स्थिति निश्चित होती है। एक टीम को अपने झंडे की रक्षा करते हुए विरोधी टीम के झंडे पर कब्जा करना चाहिए। अगर कोई टीम विरोधी टीम का झंडा पकड़कर अपने झंडे के पास ले आती है तो यह उनकी जीत होती है। वे टीम के सदस्यों को अपनी इच्छानुसार बांट सकते हैं। वे भारी जादू या उत्कीर्ण हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते, कोई गठन डिस्क या उत्कीर्ण स्क्रॉल नहीं कर सकते। हालांकि वे रक्षा के लिए ध्वज के चारों ओर प्रतियोगिता विशिष्ट गठन नोड्स के साथ गठन कर सकते हैं। सामान्य रणनीति यह है कि 3 से 4 लोग उचित संरचना के साथ ध्वज के पास रुक जाते हैं, जबकि शेष लोग आक्रमण करते हैं। यह एक अच्छी रणनीति है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सैम ने गैम्बलर्स अकादमी के छात्रों की हरकतों पर ध्यान दिया। वह पास ही एक चट्टान पर बैठ गया और उनके प्रदर्शन को देखने लगा। 3 लोग पीछे रह गए जबकि बाकी 6 लोग 2-2 के समूह में आगे बढ़ गए। उन तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा जटिल ढांचा तैयार किया। सैम प्रभावित है। इस संरचना में 16 परतें हैं, जिनमें 4 अलग अलग तत्व हैं और मिश्रण में कई भ्रम तत्व भी जुड़े गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 लोग भी इस संरचना का हिस्सा हैं। वे अदृश्य हो गए। किसी भी तरह के गठन के कोई संकेत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों बाकी 9 के साथ ही भाग गए थे।
उन्होंने ये सब सिर्फ 15 मिनट में कर दिया। सैम लगभग उनकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन 3 मिनट की जांच के बाद उसे बहुत सारी खामियां नजर आईं। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उन्हें इसे रखते हुए देखा था। उसी समय उसका संचार टोकन बज उठा। ये गैम्बलर अकादमी के छात्रों में से एक है जो इस संरचना में छिपा हुआ था। वहां से चले जाओ, तुम्हारी मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अनावश्यक संदेह पैदा हो सकता है। सैम ने कंधे उचकाए और वह छाया में गायब हो गया, लेकिन वह तमाशा देख रहा था। विरोधी पक्ष के लोगों ने अपना समय लिया। उन्होंने कुछ फॉर्मेशन बनाए और 4 लोग पीछे रह गए। बाकी 6 ने एक चाल चली, लेकिन गैम्बलर की अकादमी टीम के विपरीत वे अलग हो गए। और यही गलती थी, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जुआरी अकादमी के समूहों ने प्रतिद्वंद्वी टीम के आक्रामक खिलाड़ियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उनके पास हमेशा घात लगाने की योजना होती थी। वे बहुत जल्दी जंगल का पता लगाते थे, यहाँ वहाँ कुछ जाल बिछाते थे और आसानी से विरोधियों को चकमा दे देते थे। पूरा दौर 2 घंटे से ज्यादा समय तक चला, जो कि एकमात्र कमी थी। जुआरी अकादमी की टीम जीती। उन्हें 5 मिनट का समय दिया गया और अगला राउंड शुरू हुआ। ये राउंड जल्दी ही खत्म हो गया और वे अगले राउंड में चले गए। गैम्बलर्स अकादमी का प्रदर्शन पिछले साल से बेहतर है और सैम को आश्चर्य है कि ज़ियोस अकादमी का प्रदर्शन अभी भी काफी अच्छा है। पल ने आखिरकार अपनी उपयोगिता फिर से हासिल कर ली है। यह हो सकता है कि उसने पहले से ही योजना बना ली हो और बाकी टीम उसे अच्छे से लागू कर रही हो। लेकिन सैम की राय में वे गैम्बलर अकादमी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर उसका अनुमान सही है तो दोनों फाइनल में भिड़ेंगे। पल फिर से उत्साहित हो गई और उसने प्रत्याशा में अपने दांत पीस लिए। हमें उन्हें कुचलना होगा, पल ने अपनी टीम से कहा। फाइनल शुरू होने पर आधी रात हो चुकी थी। सैम को एक बार फिर वहीं रुकने के लिए कहा गया क्योंकि गैम्बलर्स अकादमी की टीम तैयारी कर रही थी। ज़ियोस अकादमी टीम शिविर में वापस आकर उन्होंने एक छोटी सी बैठक की, जबकि बाकी लोग अपनी संरचनाओं पर काम कर रहे थे। मैं स्काउट करने जा रहा हूँ। हमारी जानकारी के अनुसार गैम्बलर्स अकादमी में संरचनाएं अच्छी हैं। मेरी ऊर्जा पहचान बहुत मददगार होगी, व्हाइट ने सुझाव दिया। क्या होगा अगर सैम तुम्हें पकड़ ले? ये ठीक है, खुले मैदान में अगर मैं उससे लड़ना नहीं चाहता तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। बस मुझे 10 मिनट दीजिए और मैं आपको सारी जरूरी जानकारी दे दूंगा। जैसा कि पल चाहता था, हम उन्हें कुचल देंगे। टीम के बाकी सदस्य सहमत हो गए। व्हाइट ने बेद को जमीन पर मारा और आकाश में उड़ गया। इससे पहले कि वह एक और प्रतिक्षेप शॉट मारता, वह मैदान के पार उड़ता चला गया। उसके हर एक पैर के साथ ऊर्जा का एक छोटा सा प्रतिक्षेप सभी दिशाओं में फैल रहा था। इन प्रतिक्षेपों से उत्पन्न तरंगों से वातावरण में ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है। और ठीक इसी तरह व्हाइट के पास हाइपर मोड पर काम करने वाली एक बेहतरीन ऊर्जा पहचान विधि थी। व्हाइट ने अपनी पूरी गति से यात्रा की और उनकी ऊर्जा संसूचन क्षमता ने अद्भुत काम किया। पिछले मैचों में उनकी भागीदारी बहुत कम थी, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया है। बेशक अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करने के अर्थ में नहीं, लेकिन वह गैम्बलर की अकादमी को हराने के लिए सभी संभव तरीकों के बारे में सोचेंगे। एकल युद्ध के विपरीत टीम युद्ध में एक ही क्षेत्र से कई टीमें नहीं भेजी जाती। इस क्षेत्र से केवल एक ही अकादमी जा सकती है और वह ज़ियोस अकादमी होनी चाहिए। अन्यथा पल इंटर अकेडमी फ्रेशमैन टूर्नामेंट के फाइनल में भाग नहीं ले पाएंगे। इससे उनकी योजनाओं में बहुत बड़ा व्यवधान आएगा। अपने रिक्वेल हिट्स के साथ वह परीक्षण क्षेत्र पर चक्कर लगा रहा है। वह इसे पूरी तरह से कवर कर रहा है। उसने जुआरी की अकादमी द्वारा लगाए गए जाल का एक गुच्छा खोजा। वह जुआरी की अकादमी के रक्षात्मक क्षेत्र तक भी पहुंच गया। पिछले प्रतियोगियों की तरह वह भी उस समूह के भीतर छिपे 3 लोगों को नहीं देख सका, कम से कम तब तक जब तक उसने अपनी ऊर्जा पहचान तकनीक का इस्तेमाल फॉर्मेशन पर नहीं किया। रिकॉइल हिट से उत्पन्न ऊर्जा तरंगे फॉर्मेशन से धीरे से टकराई। उनमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन ये तरंगे फॉर्मेशन के ऊर्जा परिसंचरण पर प्रतिक्रिया करती हैं। जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। गैम्बलर अकादमी के छात्र जो रक्षात्मक स्थिति में हैं, उन्हें लगता है कि यह समझ में आ गया है कि यह सोना जैसा ही है। इस समय सैम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाइट ने अलग अलग दिशाओं से फॉर्मेशन पर लहरें भेजी और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। गैम्बलर अकेडमी के छात्र जो रक्षात्मक स्थिति में थे, उनके इरादे समझ गए और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक व्हाइट को एक खतरा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी बेद को सामने की ओर झुकाया ताकि वह उस जगह से बाहर निकल सके। उस स्थान पर ज्वाला उत्पन्न हुई जो प्रतिक्षेप के साथ तुरंत फैल गई। इससे पहले कि व्हाइट शांत हो पाता, उसे एक और खतरा महसूस हुआ। एक और जलती हुई गेंद हवा में से प्रकट हुई। उसे इधर उधर कूदना पड़ा और अब उसके पास संरचना को देखने का कोई समय नहीं था। मैदान से ये सब देख रहे दर्शक दंग रह गए और भड़क गए। उन्हें गैम्बलर की अकादमी से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। व्हाइट को 3 छात्रों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जो व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष 10 के करीब भी नहीं है। 3 बनाम 1 शायद ज्यादा न लगे, लेकिन शीर्ष 10 रैंकिंग के साथ यही अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। उन दर्शकों में सैम के दोस्त भी देख रहे थे। फिलिप, वॉट और जैक साथ बैठे थे। किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। चूंकि वे सभी शीर्ष 10 में हैं, इसलिए लोगों को लगा कि ये तीनों एक दूसरे को जान रहे हैं। जैक ने देखा कि कैसे व्हाइट उन लपटों से बचने के लिए हवा में नाच रहा था और उसने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रतीक्षित प्रहार परिचित लगते हैं? फिलिप ने सिर हिलाया। हाँ, ये रिपल शैली का उन्नत संस्करण लगता है। सैम के सामने व्हाइट ने जिस तरह से व्यवहार किया, शायद उसका कोई संबंध था, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते हैं। भले ही लड़ाई का तरीका अलग है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर सैम की भी यही रिकॉइल शैली होती या जो भी होती, तो वह भी इसी तरह लड़ता। जैक ने भौहें सिकोड़ते हुए समझाया। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। जैक को कुछ सूझा और वह बोल पड़ा, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ चीजों की पुष्टि करनी होगी। हमें अपनी टीम के सदस्यों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको हमारी जरूरत है? वॉट ने पूछा। नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। हमें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है।
जब तक फाइनल खत्म नहीं हो जाता हम लोगों की नजरों में रहेंगे। नाइट घोस्ट को इसे संभालने दो क्योंकि वह यहाँ रहने वाला है और मुझे नहीं लगता कि उसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। जब तक मेरे पास कुछ सवालों के जवाब हैं तब तक मेरे संदेह की पुष्टि हो सकती है। जैक वहां से चला गया और नाइट घोस्ट से बात करने चला गया। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है जैक? नाइट घोस्ट ने सम्मान भरे लहजे में पूछा। टीम के बाकी लोग तीनों के साथ ठीक हैं, वे दोस्त की तरह साथ रहते हैं, लेकिन नाइट घोस्ट थोड़ा पुराने जमाने का है। यदि तीनों सैम के बराबर हैं तो वे उससे श्रेष्ठ हैं। पहले मुझे बताओ कि टीम के बाकी सदस्य एक एक करके कहाँ रखे गए हैं। ज्वाला, वह अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वह उस तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति हो सकती है। वह कम ज्ञात अग्नि देवताओं की कुछ एस्ट्रल प्लेन अकादमियों की प्रभारी भी है। ठीक है, सिया और ज्ञान। वे रात्रिभूत ने उत्तर दिया। तमस, वह है किरण। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैक को जब सारे जवाब मिल गए तो वह मुस्कुराता हुआ वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता देखकर बाकी दो लोगों ने पूछा, तो मुझे लगता है कि आपके भावों के आधार पर सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं हमारी बाकी योजनाओं का इंतजार कर रहा हूँ। लड़ाई जारी रही। 20 मिनट के बाद व्हाइट को अंततः संरचना के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी मिल गई। उसके बाद वह चले गए। वापस आते समय उन्होंने गैम्बलर की अकादमी की आक्रामक टीम के 3 लोगों को बाहर निकाल दिया। वह पल और बाकी कैंप के लोगों के पास उनकी रणनीति पर चर्चा करने गया। इस बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। व्हाइट ने पहले ही 3 लोगों को बाहर निकाल दिया है। उसे पहले से ही रक्षात्मक संरचना के बारे में जानकारी है। आक्रामक पर केवल 3 लोग हैं और उसकी योजना उन्हें उनके रास्ते में ही खत्म करने की है। उन्होंने रक्षा के लिए 3 लोगों को रखने का फैसला किया और उन्होंने हब से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदी गई एक संरचना तैयार की। वे आश्वस्त हैं और आगे बढ़ गए। उनकी योजना की शुरुआत अद्भुत रही। वे 2 और प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने में सफल रहे। सभी दर्शकों का मानना था कि ज़ीउस अकादमी इस बार जीत हासिल करने जा रही है। ज़ीउस अकादमी की टीम ने भी यही सोचा। उन्होंने पूरी तरह से हावी होने का फैसला किया। व्हाइट ने आखिरी आक्रामक सदस्य का भी शिकार किया जबकि बाकी आगे बढ़ गए। गैम्बलर की अकादमी की रक्षात्मक टीम को अपने अंतिम बचे आक्रामक सदस्य से स्थिति का पता चला और वे चिंतित होने लगे। अगर व्हाइट वास्तव में हमारे गठन के कामकाज को समझता है तो हमें मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। अगर वे हमारे गठन में हमारी कमजोरियों पर हमला करते हैं तो हम 6 लड़ाकू विशेषज्ञों को संभाल नहीं पाएंगे। हमें कुछ सोचना होगा। वे सोच ही रहे थे कि तभी उनका संपर्क हमलावर टीम से टूट गया। उन्होंने ये भी देखा कि ज़ीउस अकादमी की हमलावर टीम भी वहां मौजूद थी। पल ने झंडे को क्रूरता से देखा। व्हाइट ने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है उन पर हमला करो। उन्हें जवाबी हमला करने का मौका मत दो। व्हाइट हवा में तैरते हुए हमला करने के लिए जगहें दिखा रहा था। हमले से पूरी संरचना पर बमबारी की गई। जल्द ही संरचना की कुछ परतें नष्ट हो गईं। जब जुआरी की टीम जवाबी हमला करने वाली थी तो व्हाइट चिल्लाया। अब तुरंत ही पूरी आक्रामक टीम अपनी अपनी पोजीशन से हट गई। फॉर्मेशन से हमले विफल हो गए। व्हाइट हमले के समय का पता लगाने के लिए ऊर्जा का पता लगाने का काम संभाल रहा है। जुआरी की अकादमी खत्म हो गई है। एक के बाद एक परतें ढह गईं। जब जुआरी की टीम निराशा की कगार पर थी तो उन्होंने एक आवाज सुनी, 3 मिनट और रुको। उन्होंने इस आवाज को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हो गए। सभी का ध्यान फॉर्मेशन पर था। उन्होंने देखा कि ज़ीउस अकादमी की टीम ने गैम्बलर की अकादमी की टीम को कैसे परेशान किया। भले ही ये किसी भी तरह से एक तेज मैच नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली मैच है। लेकिन अगले ही पल दर्शकों ने कुछ नोटिस किया। छाया में छिपा सैम अचानक प्रकट हुआ और हवा में व्हाइट के सामने खड़ा हो गया। आप लोग पार्टी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। एक पल के लिए हमले रुक गए। पल समेत सभी का ध्यान सैम पर था। मत रुको, इसे खत्म करो, मैं उसे संभाल लूंगा। वह अब स्थिति को नहीं बदल सकता, व्हाइट ने विश्वास से कहा। सैम शांत है, उसके चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं है। मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है। मैं इसे नष्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आप चाहें, मैं कुछ भी नहीं चाहता श्वेत, मैं बस इसे पूरा करता हूँ। इसके लिए बस मेरी इच्छा की आवश्यकता है और दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैं जीतना चाहता हूँ। व्हाइट को एक बहुत बड़ी ऊर्जा की हलचल महसूस हुई। उसने अपनी छड़ी ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छाया ऊर्जा ने सैम को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे निगल रहा है। जब तक व्हाइट ने अपनी चाल चली, सैम वहां नहीं था। वह छाया ऊर्जा के अंधेरे के साथ गायब हो गया। अगले ही पल सैम ज़ीउस अकादमी के रक्षात्मक शिविर के ठीक सामने पहुंच गया। हर कोई हैरान है। व्हाइट ने यह देखा और अपनी टीम पर चिल्लाया, अपनी ताकत बढ़ाओ, पूरी शक्ति लगाओ। इसके बाद वह अपने रक्षात्मक शिविर की ओर गोली चलाने लगा। ज़ीउस अकादमी की रक्षात्मक टीम ने यह देखा और उनमें से एक ने चिल्लाया, तुम कोई चाल नहीं चल सकते। ये संरचना आसानी से नहीं टूटेगी और तुम्हारे पहला सेंध लगाने से पहले ही सफेद यहाँ आ जाएगा। सैम ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और बिजली की ऊर्जा इकट्ठा हो गई। चांदी की बिजली उसके हाथ पर केंद्रित हो गई और मानो उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए झंडे के चारों ओर की संरचना ने बिजली चमकाना शुरू कर दिया। सैम ने गठन पर मुक्का मारा। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोटक शोर और बिजली की ऊर्जा की एक लहर ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। उसकी चांदी की बिजली संरचना नेटवर्क में प्रवेश कर गई। बैंगनी रंग की संरचना चमक उठी और उसका ऊर्जा नेटवर्क पूरी तरह से प्रकट हो गया और हर कोई देख सकता था कि चांदी की बिजली पूरी संरचना को तोड़ रही है। अगले ही क्षण धरती के एक बड़े भूकंप के साथ यह संरचना ध्वस्त हो गई। सैम ने झंडा लिया और पीछे मुड़ा। सफेद वही था, जैसा कि मैंने कहा, बस मेरी इच्छा की जरूरत है और यह हो जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। सैम एक बार फिर झंडे के साथ छाया में गायब हो गया। पल ने यह देखा और चिल्लाए, पूरी ताकत लगाओ, कमीनों, कुछ भी रोकने की हिम्मत मत करना। मुझे अभी उस झंडे की जरूरत है। वह पागलों की तरह चिल्लाए। टीम ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था।
वे उन्मादी पल से निपटना नहीं चाहते थे। बूम! ये संरचना नष्ट हो गई और गैम्बलर अकादमी के 3 सदस्य थककर गिर पड़े। पल ने झंडा पकड़ने के लिए छलांग लगाई। पाक! सैम ने उसका हाथ झटक दिया, जो काले धुएं के गुबार के साथ प्रकट हुआ। पल पीछे की ओर गिर पड़ी और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। सैम ने उसे उपेक्षा भरी नजर से देखा और झंडों को एक दूसरे से मिला दिया। गैम्बलर की अकादमी ने टीम प्रतियोगिता जीती। जुआरी अकादमी की जीत जोरदार है। पूरे मैदान में अकादमी के छात्रों की जय जयकार गूंज उठी। सैम से उन्हें जितनी भी नफरत थी, वे इस बात से खुश थे कि उसने आखिरी क्षण में आकर उन्हें जीत दिलाई। अंदर मौजूद सभी प्रतिभागियों को बाहर निकाला गया। सैम और गैम्बलर अकादमी के बाकी छात्र गैम्बलर अकादमी के प्रशिक्षकों के पास उतरे। एल्डन ने सैम और बाकी लोगों की ओर देखा और बिना किसी भावना के कहा, बधाई हो, टूर्नामेंट में आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सैम ने टीम की तरफ देखा और जाने से पहले सिर हिलाया। वापस आते समय ज़्यूस अकादमी के एक तीसरी कक्षा के छात्र ने उसका रास्ता रोक लिया। हमारे वरिष्ठ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वे आपको नालन रेस्तरां में भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सैम ने भौं उठाए और कहा, आज मैं उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल वही हूं जो वे मुझे समझते हैं और मैं उनसे किया वादा पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। सीनियर रास्ता रोकने ही वाला था, लेकिन आसपास के माहौल को देखने के बाद उसने एक कदम पीछे हटकर सैम को जाने दिया। सभी तितर बितर हो गए। अगली सुबह के बाद एक बार फिर सहायक टूर्नामेंट होंगे और चूंकि अब प्रत्येक पेशे में केवल कुछ ही लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए इस बार उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सैम ने कुछ देर आराम किया और वापस वहीं चला गया। वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की परवाह नहीं करता था। जब तक वह शीर्ष 5 में रहता है और फाइनल में पहुंचता है, उसके लिए यही काफी है। और उसने उम्मीद के मुताबिक ही किया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सैम स्टोन की जांच करने के लिए अपने गुप्त कमरे में गया। उनके शरीर की अस्थि मज्जा में परिवर्तन अपेक्षित रूप से हो रहा है। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन बहुत स्थिर है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं हर दिन मानसिक रूप से थक जाता हूं, जैसा कि आपने कहा। ऐसा लगता है जैसे मेरा मस्तिष्क हर रात रीसेट होने के लिए कह रहा है और अगले दिन मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं। मेरा रक्त अस्थि मज्जा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और मेरे अंग भी इससे प्रभावित हुए हैं। ये सब अपेक्षित है। आप बहुत स्थिर हैं। मुझे लगा कि यह तेज होगा, लेकिन ये ठीक है। प्रक्रिया धीमी है, लेकिन मैंने शुरू में जो अनुमान लगाया था उससे अधिक प्रभावी है। हो सकता है कि आपके शरीर में कोई छिपा हुआ कारक हो जिसे मैंने ध्यान में नहीं रखा। कुल मिलाकर यह एक सफल ऑपरेशन होगा। टूर्नामेंट से वापस आने के बाद मैं अंतिम सर्जरी पूरी करूंगा। मैं पहले से ही बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरी ऊर्जा अवशोषण क्षमता बढ़ गई है। भले ही यह प्रतिभा के स्तर तक न हो, लेकिन मेरी इंद्रियां उतनी ही अच्छी हैं। मेरा नियंत्रण भी अच्छा है, अगर बेहतर नहीं है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपके शरीर और आत्मा की हर चीज आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बेहतर रूप से जुड़ गई है। आपका आध्यात्मिक मूल भी थोड़ा बदल सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। आप बहुत आसानी से सारी ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। आखिरी सर्जरी इसे ठीक कर देगी। मेरे मन में एक और भावना है। स्टोन बोलने में हिचकिचा रहा था। यह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी तरह से इस तरह से नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़ा अस्वाभाविक महसूस करता हूँ, जैसे कि मैं प्रकृति का विरोध कर रहा हूँ। सैम हंसा। बेशक तुम ऐसा ही महसूस करोगे। तुम्हें इस तरह से नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हें फिर से बनाया है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, यह सिर्फ एक एहसास है। तुम अपने अस्तित्व के इतने आदी हो चुके हो जैसे कि वह पहले था। तुम अपने नए जीवन को पचा नहीं पा रहे हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। मैंने सुना है कि आपके राज्य में लोग ईश्वर के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं और जब भी वे आशीर्वाद आपके अंतर्निहित स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो आप उसे समझ पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं। इस बारे में ऐसे ही सोचें। उसके बाद सैम चला गया। स्टोन ने सैम को उलझन भरी नजरों से देखा। अगर वह वाकई इसे भगवान का आशीर्वाद मानता है, तो वह भगवान कौन होगा? स्टोन को यकीन है कि यही एल्डर है जो प्रभारी है और उसने उसे और अन्य लोगों को बुलाया जो फाइनल में चुने गए थे। निश्चित रूप से वे वास्तविक देवता नहीं है जिनके लिए उसने प्रार्थना की थी। सैम प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अकादमी वापस चला गया। एक प्रभारी एल्डर ने उन्हें और अन्य लोगों को बुलाया जो फाइनल के लिए चुने गए थे। मेरा नाम कोरस है, और इससे पहले कि कोई पूछे, हाँ कोरस, जैसे किसी गाने का कोरस। मुझे नहीं पता कि मेरा ये नाम क्यों रखा गया। मैं आपको इंटर अकेडमी टूर्नामेंट के फाइनल में ले जाने का प्रभारी व्यक्ति हूँ। इस बार यह नॉर्थ क्षेत्र में हो रहा है। मेरे साथ कुछ सीनियर भी होंगे। अगर आपको कोई संदेह है तो उनसे पूछें। मुझे परेशान न करें जब तक कि यह कोई ऐसी समस्या न हो जिसे वे भी हल नहीं कर सकते। हम एक सप्ताह में जा रहे हैं। उनसे पहले अपनी सारी तैयारियां कर लो। अगर तुम बताए गए समय पर नहीं आए तो तुम पीछे रह जाओगे। इसके अलावा मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप सभी के बीच किस तरह की दुश्मनी है। इसे प्रतिस्पर्धा के बीच में न आने दें। मुझे आप सभी से एकजुट मोर्चा चाहिए। और इस बार गैम्बलर की अकादमी का MVP जाहिर तौर पर सैम है। वह आप सभी का प्रभारी होगा। अगर मैं और सीनियर मौजूद नहीं है तो वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बात आप सभी को सुननी चाहिए। कुछ देर तक यह उबाऊ व्याख्यान देने के बाद कोरस ने बाकी लोगों को भेज दिया। सैम ने बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि उस एल्डर ने तुम लोगों से मेरी बात सुनने के लिए क्यों कहा। मुझे तुम लोगों पर हुक्म चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि तुम सभी टीम प्रतियोगिता में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम खुद को संभाल सकते हो। हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने पिछली टीम प्रतियोगिता में किया था। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। अन्यथा तुम जो चाहो कर सकते हो। सैम ये शब्द कहकर गायब हो गया। बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे। वे वास्तव में सैम के प्रदर्शन को देखने के बाद उसके साथ सहयोग करना चाहते थे। उन्होंने कुछ रणनीतियां भी बनाई जिनमें सैम के कौशल का इस्तेमाल किया जा सके। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सैम ने अपने शयनगृह में आराम करने का निर्णय लिया।
यद्यपि इस बार उनकी योजनाएं बहुत लंबी और जटिल हैं, फिर भी वे अब तक की प्रगति का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जब ये सब खत्म हो गया तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। जब वह ये सोच रहा था कि अकादमिक क्षेत्र में और अधिक अराजकता पैदा करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने चांदी जैसे बालों वाली एक युवती खड़ी थी। नमस्ते, मैं डव हूँ, चौथी कक्षा का छात्र हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सैम ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसे अंदर आने दिया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है सैम। मैं बस अपना परिचय देना चाहता था क्योंकि हम जल्द ही एक साथ नॉर्थ क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे हैं। आप उन वरिष्ठ लोगों में से एक हैं जो हमारे साथ आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौथी कक्षा के छात्रों का नेता पहली कक्षा के कुछ छात्रों के साथ जाने के लिए इतना स्वतंत्र होगा। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी वजह से गैम्बलर्स अकादमी सुर्खियों में आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि हम पर बहुत सारी बुरी नजरें होंगी। इसलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ये सब संभाल सके ताकि बाकी नए छात्र इससे प्रभावित न हो। सैम ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने सुना है कि ज़ीउस अकादमी के कुछ चौथी कक्षा के छात्र आपसे मिलना चाहते थे। यहाँ खबरें तेजी से फैलती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका उनसे क्या रिश्ता है? अच्छा नहीं है, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। वैसे भी यदि आप उनसे मिलने का निर्णय लेते हैं या वे आपको उनसे मिलने के लिए मजबूर करते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं वहां मौजूद रहूंगी। मुझे यकीन है कि वे मेरी मौजूदगी में अति नहीं कर सकते। डव ने सैम की ओर एक टोकन फेंका। यह एक टोकन है जिसे उसे बस कुचलने की जरूरत है और एक संदेश डव को भेज दिया जाएगा। सैम ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसे यह जानने की उत्सुकता है कि वह इतनी परवाह क्यों करती है, लेकिन उसे यकीन है कि वह अन्य तरीकों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। आखिरकार उसके पास एक कलाई बैंड है। मुझे आपको एक और बात बतानी है। हमारी यात्रा से एक रात पहले एक प्रार्थना समारोह होगा। मुझे यकीन है कि कोरस ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। ये समारोह किस बारे में है? सभी प्रतिभागी अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्हें अपने देवताओं से आशीर्वाद मिलेगा, जिसे आप कह सकते हैं कि इससे उनकी मानसिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि होगी और यहाँ तक कि उनकी साधना में आगे बढ़ने के लिए उनके ज्ञानोदय में भी सहायता मिलेगी। यह एक परंपरा है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। उसने उसकी ओर एक किताब फेंकी। सैम ने उसे पकड़ लिया और उसे देखने का फैसला किया। उसके बाद डव वहां से चला गया। सैम ने किताब की विषय वस्तु का अध्ययन किया और एक भौं उठाई। वह समझ गई कि डव अब उसके पास क्यों आए हैं। ये सिर्फ उन कारणों से नहीं था जो उसने बताए थे। वह सैम के कामों से उसके इरादों को समझना चाहती थी। दिन शांतिपूर्वक बीतते गए। सैम अपना अधिकांश समय आराम करते हुए बिताता था और कभी कभी वह अपने मूल स्वरूप में हब में जाता था और अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र के रूप में कार्य करता था। इंटर अकेडमी फ्रेशमैन प्रतियोगिता के फाइनल के लिए चुने गए बाकी उम्मीदवारों ने अपना ज्यादातर समय हब में बिताया। कुछ लोग हब के खुलने पर वहां गए और बंद होने तक वहीं रहे। सैम ने व्यवसाय और उसके साथ आए जानकारी का स्वागत किया। जल्द ही प्रस्थान से एक दिन पहले का दिन आ गया। प्रार्थना समारोह का समय आ गया। सैम को सारी जानकारी उस छोटी सी किताब से मिली जो डव ने उसे दी थी। इसमें अकादमियों के लिए प्रार्थना समारोह का पूरा इतिहास, नियम और महत्व लिखा हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा, यह विद्यार्थियों के लिए है कि वे अपने अपने अकादमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं से कुछ ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रार्थना समारोह एक विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है जहां इस विशेष क्षेत्र की सभी अकादमियों के देवताओं को स्थापित किया जाता है। उस दिन चौथी कक्षा के वरिष्ठ विद्यार्थियों के साथ सभी डीन अपने अपने अभ्यर्थियों के साथ प्रार्थना क्षेत्र में गए। यह एक अलग थलग इलाका है जो जंगल के अंदर स्थित है और छात्रों के लिए सामान्य रूप से प्रवेश वर्जित है। सैम ने देखा कि विभिन्न ओलंपियन देवताओं की मूर्तियां गर्व से खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक को विभिन्न कीमती खनिजों से उकेरा गया है। उन सबके बीच में गैम्बलर की मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा सैम की याददाश्त में जितना अस्पष्ट है उतना ही अस्पष्ट है। बाकी मूर्तियों के विपरीत ये किसी भी कीमती सामग्री से नहीं बनी है और यह उनके जितनी बड़ी भी नहीं है। इसकी एकमात्र उल्लेखनीय बात इसकी शिल्पकला है। इसके अलावा यह एक साधारण मूर्ति ही है। इसमें कोई भव्यता नहीं है और न ही कोई अत्यधिक गर्व है। गैम्बलर के व्यक्तित्व को देखते हुए सैम को पता था कि यह जानबूझकर किया गया है। यह ओलंपियन देवताओं के लिए एक ताना भी हो सकता है। मेरी मूर्ति नीच और जर्जर है, लेकिन यह अभी भी आपकी सभी अहंकारी मूर्तियों के बीच खड़ी है। आप इसके बारे में क्या करेंगे? सैम को आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने वास्तव में उन शब्दों को उनके चेहरे पर जोर से कहा। डव ने सैम की ओर देखा जो मूर्तियों में तल्लीन था और कहा, आप बाद में मूर्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार प्रार्थना समारोह सोलो लड़ाइयों में शीर्ष 10 रैंकिंग के क्रम में आयोजित किए जाएंगे। तो पहला है जुआरी अकादमी। आपको टीम का नेतृत्व करना चाहिए और वहां जाना चाहिए। सैम ने सिर हिलाया और आगे खड़ा हो गया। गैम्बलर की अकादमी के बाकी छात्र भी उसके पीछे चले गए। अभी पूरे दृश्य में गैम्बलर की अकादमी के छात्रों का दबदबा है। सैम शायद शीर्ष 10 एकल रैंकिंग में अकेले थे, लेकिन उन्होंने समूह प्रतियोगिता जीत ली। तो अब वहां 9 और सदस्य हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो शिलालेख परीक्षण एकल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर है और जुआरी की अकादमी भी समूह शिलालेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है, जिसमें यह व्यक्ति भी शामिल है। तो यह 1 और 5 है। वे फॉर्मेशन टेस्ट और वेपन स्मिथिंग टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, दोनों एकल और समूह में। लेकिन सैम ने दोनों में ही रैंक हासिल की, एक में प्रथम, दूसरे में दूसरा। उन्होंने शिलालेख परीक्षण में भी प्रथम और औषधि निर्माण में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा गैम्बलर अकादमी ने कई अन्य एकल सहायक पदों पर भी स्थान प्राप्त किया। उनके पास पेंटिंग, संगीत, कढ़ाई और वास्तुकला के कुछ पद थे। सैम समूह प्रतियोगिता के लिए 9 और लोगों में से एक है, 5 शिलालेख के लिए और 4 अन्य सहायक व्यवसायों के लिए। कुल मिलाकर 28 सदस्य हैं। यह आज दिखाई देने वाले सबसे अधिक हैं। सैम के नेतृत्व में सभी 28 सदस्य गैम्बलर की मूर्ति के सामने उपस्थित हुए और उसने पहले से बताए गए तरीके से समारोह किया।
सैम इससे बहुत परिचित है। उसने इस क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान इसी तरह के समारोह किए। वह ज़्यूस और होही की सभी मूर्तियों को याद किए बिना नहीं रह सका जिन्हें उसने रास्ते में नष्ट कर दिया था। जल्द ही आकाश आध्यात्मिक ऊर्जा के बादलों से भर जाता है। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। ज्वारी की मूर्ति चमक उठी और इन ऊर्जा बादलों से प्रकाश की किरणें निकल पड़ी। सभी 28 लोग इन प्रकाश किरणों में नहा उठे। सभी के चेहरों पर बड़ी बड़ी मुस्कान थी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैम ने अपने सिर में एक आवाज सुनी। उसे कोई और ज्ञान नहीं मिला था। वह जानता था कि यह आवाज किसकी है। इसके बाद वे पीछे हट गए और अगली टीम का नेतृत्व ज़्यूस अकादमी ने किया। ज़्यूस अकादमी से ज्यादा लोग नहीं हैं। शीर्ष 10 में 3 लोग हैं, एक व्यक्ति गठन परीक्षण में और दूसरा व्यक्ति शिलालेख परीक्षण में। इसके अलावा वहां बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने अपने सहायक व्यवसायों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कम से कम जो नए छात्र इसमें अच्छे थे वे बाकी अकादमियों के बराबर नहीं थे। समारोह के दौरान ज़्यूस की मूर्ति ने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ज़्यूस अकादमी के डीन ने इस पर नाराजगी जताई। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि ज़्यूस छात्र के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। भीड़ में एक व्यक्ति। लेकिन जल्द ही मूर्ति बैंगनी बिजली की रोशनी से चमकने लगी और काले बादल बिजली और गड़गड़ाहट के साथ गरजने लगे। आकाश इस समय ज़्यूस की इच्छा से व्यस्त है और वह छात्रों को आशीर्वाद देने वाला है। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि ज़्यूस अपने छात्रों को क्या देगा, क्योंकि वह काफी देर तक चुप रहा। लेकिन डीन और डव सभी भीड़ में एक व्यक्ति की ओर देख रहे थे, सैम। जैसे ही बादलों ने जादू करना शुरू किया, सैम के हाथ में एक भला दिखाई दिया। आंशिक समलन को सक्रिय करते ही उसके शरीर के अंदर से चांदी की बिजली चमक उठी। राइजू का रक्त वंश उत्तेजित हो गया। उसकी दिव्य ऊर्जा के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में चांदी की बिजली की ऊर्जा को भाले में जबरदस्ती इंजेक्ट किया गया। ये सब एक सेकंड में हुआ और इससे पहले कि बिजली की किरण ज़्यूस अकादमी के छात्रों को छूने वाली थी, सैम ने किरण पर भाला फेंक दिया। बूम! दोनों बिजलियां आपस में टकरा गईं और काले बादलों की बैंगनी बिजली अब सैम की चांदी की बिजली से भ्रष्ट हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने गुस्से में चिल्लाया और सैम को लगा कि एक बहुत ही खतरनाक आभा उसकी जान लेने के लिए उसकी ओर आ रही है। लेकिन वह हिला नहीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह वहीं स्थिर खड़ा रहा। बूम! एक धमाकेदार आवाज के साथ एक थप्पड़ को डव ने रोक दिया जो उसके बगल में खड़ी थी। उसकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। सैम ने ज़्यूस अकादमी की चौथी कक्षा के छात्र को देखा जो उसे मारने आया था। वह उन लड़कों में से एक है जिसे सैम ने टाइटन्स के साथ उसकी लड़ाई से पहचाना था। सभी ओलंपियन डीन सैम को अत्यंत घृणा से देख रहे थे। कबूतर, पीछे हटो। उसने ज़्यूस का अनादर करने का दुस्साहस किया। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ज़्यूस अकादमी की चौथी कक्षा के छात्र का स्वभाव शांत हो गया और उसने डव को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन डव ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारे डीन भी चुप रह रहे हैं। बाकी ओलंपियन डीन भी चुप रह रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे भगवान ज़्यूस ने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। तुम परसियस पर इतना ज्यादा क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हो? पीछे हटो और पहले उन्हें बोलने दो। जैसे ही डव बोला, दूसरा व्यक्ति भी बोला, पेर्सियस पीछे हटो। ज़्यूस अकादमी के डीन बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और सैम की ओर देखा। क्या तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया? बेशक, मैंने बस एक बहुत पुरानी परंपरा का पालन किया है। मैं ज़्यूस का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उन्होंने यह बात बताई तो सभी डीन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कई सालों से किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? सैम ने डव की ओर एक हल्की सी नजर डाली और जवाब दिया, जब मैं प्रार्थना समारोह पर शोध कर रहा था तब मुझे ये पुस्तक एक पुरानी पुस्तक से मिली। डीन ने आह भरी और जोर से बोला, एक पुराने नियम के अनुसार किसी अन्य अकादमी का छात्र किसी भी अकादमी के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुनौती दे सकता है। लेकिन पहले उन्हें चुनौती जीतनी होगी और ज़्यूस के लिए इसके लिए उन्हें सीधे 7 बिजली के प्रहारों का सामना करना होगा, बिना किसी हथियार, रक्षात्मक कलाकृतियों या शिलालेखों के किसी अन्य निर्माण के। उम्मीदवार केवल अपने शरीर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यदि वे परीक्षा से हट जाते हैं तो उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा और यहाँ प्राप्त की गई साधना भी छीन ली जाएगी। इसलिए केवल ज़्यूस का परीक्षण ही सैम को अपराधी घोषित कर सकता है। हम में से किसी को भी ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। परसियस ने सैम को घृणा से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। व्हाइट, जो इस पूरे तमाशे को देख रहा था, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस बीच सैम हवा में तैरकर बादलों के नीचे खड़ा हो गया। ज़्यूस की मूर्ति को देखते हुए उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट थी। मैं यहीं तुम्हारे सामने हूँ। मेरी सभी हरकतों का बदला लेने का ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और देखते हैं कौन जीतता है। सैम ने बोलते हुए अपना पंखदार कोट और उसके नीचे की बनियान उतार दी। वह अपनी छाती नंगा करके खड़ा है। तराशा हुआ शरीर और गर्व से पहने हुए निशान सभी को साफ दिखाई दे रहे थे। डीन वॉटन ने सैम को प्रोत्साहित करते हुए खुशी जाहिर की और डव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जिनमें जिज्ञासा स्पष्ट थी। व्हाइट और विद्युत ने उन निशानों को देखते हुए गहरी सांस ली और दूसरे छात्रों ने भी ऐसा ही किया। वे निशान सैम के युद्ध के इतिहास हैं और वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किस तरह की लड़ाइयों ने उसे इतने सारे निशान दिए हैं। रजत बिजली चमकने से राइजू की रक्तरेखा सक्रिय हो गई। सैम के पैरों की मांसपेशियां उभर गई थीं और उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुक गई थी। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से और छाती की मांसपेशियां थोड़ी फैल गई थीं और उसकी भुजाएं भी लंबी हो गई थीं। उसके बाल एकदम चांदी के रंग के हो गए और चांदी की बिजली ने उसके शरीर के हर इंच को चांदी के फर की तरह ढक लिया। बिजली उसके नाखूनों पर पंजों की तरह जम गई। सैम एक वेयरवुल्फ की तरह लग रहा था और उसने ज़्यूस को उसे मार गिराने के लिए ताना मारा। सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ डीन को याद आया कि पिछली बार इसी तरह से आशीर्वाद जबरदस्ती लिया गया था। यह ओलंपियन अकादमियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण किया गया था। उस समय गैम्बलर की अकादमी मुश्किल से फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दावेदारों की सूची में जगह बना पाई थी और तब भी ज़्यूस के आशीर्वाद का दावा कभी नहीं किया गया था। ज़्यूस इतना शक्तिशाली और इतना द्वेषपूर्ण था कि कोई भी ऐसा स्टंट नहीं कर सकता था।
वास्तव में ज़्यूस अकादमी के छात्र ही थे जो अन्य आशीर्वादों का दावा करते थे क्योंकि उन्हें अपने भगवान का अहंकार विरासत में मिला था। लेकिन अब ज़्यूस के आशीर्वाद का दावा किया जा रहा है। गड़गड़ाहट। बिजली की गड़गड़ाहट ने ज़्यूस के गुस्से का संकेत दिया। काले बादल और भी घने होते गए, बिजली और भी घनी होती गई। जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, पहली बिजली चमकी। धमाका, गड़गड़ाहट। पूरा क्षेत्र बैंगनी बिजली से चमक उठा और बिजली का निशाना सैम था। सामान्य तौर पर ऐसा करना चाहिए कि वह वहीं खड़ा रहे और बिजली को अपने ऊपर गिरने दे जबकि वह बचाव कर रहा था, लेकिन सैम ने अप्रत्याशित काम किया। उसने अपनी ओर आ रहे बोल्ट पर अपना सिल्वर लाइटनिंग वुल्फ क्लॉ घुमाया। बूम। चारों ओर चांदी और बैंगनी रंग का विस्फोटक टकराव छा गया। उसके शरीर में समाहित हो गया और चांदी की बिजली में बदल गया। उसकी ऊर्जा बढ़ गई। छात्र देख भी नहीं पाए और झेप गए। केवल सीनियर और डीन ही देख पाए। सैम को पीछे धकेल दिया गया। उसके बिजली के शरीर के बीच में छोटी बैंगनी चिंगारियां थीं, लेकिन वे उसके शरीर में समा गईं और चांदी की बिजली में बदल गईं। उसकी ऊर्जा बढ़ गई। हर कोई इसे महसूस कर सकता था। सैम ने न केवल बिजली के हमले से लड़ाई की, बल्कि उसने उसका कुछ हिस्सा भी अपने अंदर समाहित कर लिया। बादल और भी गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़्यूस सचमुच बहुत नाराज है। धमाका, गड़गड़ाहट, दूसरा प्रहार। धमाका, गड़गड़ाहट, तीसरा प्रहार। धमाका, गड़गड़ाहट, चौथा प्रहार। सैम ने बस बिजली के बोल्टों पर अपने पंजे घुमाए और उनमें से प्रत्येक ने पहले वाले की तुलना में दोगुनी ऊर्जा के साथ प्रहार किया। वह पीछे नहीं हटा। उसने प्रार्थना नहीं की कि बिजली बस उसे बाहर ले जाए। इसके बजाय वह उसे चुनौती देता रहा। बूम, गड़गड़ाहट, पांचवां प्रहार। इस बार बिजली की तीव्रता बहुत अधिक थी और तीनों बिजली एक साथ गिरी। बूम। सैम का पंजा बोल्ट से टकराया और वह पीछे की ओर फंस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। उसके शरीर पर चमक रही लगभग सारी चांदी की बिजली एक पल में बैंगनी बिजली में बदल गई, लेकिन उसने जल्दी ही उस पर विजय प्राप्त कर ली और ऊपर उड़ गया। बादलों ने और अधिक चार्ज किया और वह अगले हमले की ऊर्जा का अनुमान लगा सकता था। उसने चांदी की बिजली की ऊर्जा को अपने पंजे पर इकट्ठा होने दिया। रिपल स्टाइल और रिपेल स्टाइल दोनों सक्रिय थे और वह अगले हमले के लिए तैयार है। धमाका, गड़गड़ाहट। 5 बोल्ट एक ही समय में एक ही स्थान पर अटक गए। बूम, एक जोरदार धमाका। यहां तक कि चौथी कक्षा के छात्रों को भी थोड़ा चौंकना पड़ा। सैम का पंजा बोल्ट से टकराया और उसने संयुक्त बोल्ट को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उनमें से एक सैम में जा गिरा और जमीन पर गिर गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास की धरती कांप उठी। एक और बोल्ट आगे बढ़ा और ज़्यूस की मूर्ति से टकराया। ज़्यूस अकादमी के डीन और छात्रों ने इसे अपनी आंखें खोलकर देखा। बाकी छात्रों, डीन और सीनियर्स ने भी यही किया। यह बेहद अपमानजनक है। और ज़्यूस एक बार फिर से क्रोधित हो गया। आकाश में 7 धब्बे चमक उठे और वे सब मिलकर एक विशाल भंवर का निर्माण करने लगे। बैंगनी बिजली से एक चेहरा बना है और यह ज़्यूस का चेहरा है। ज़्यूस अकादमी के डीन अन्य ओलंपियन डीन के साथ घुटनों के बल बैठ गए। छात्रों ने भी ऐसा ही किया। केवल सैम, डीन वॉर्टन और डव ही खड़े हैं। ज़्यूस का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर क्रोध से झुर्रियां पड़ गई हो। चेहरा सामने आया और जल्द ही ज़्यूस के पूरे ऊपरी शरीर की पूरी छवि बैंगनी बिजली से बनी हुई दिखाई देने लगी। उसने एक भला पकड़ा हुआ था जो एक सघन बिजली की छड़ जैसा लग रहा था। उसने दांत पीसकर उसे सैम पर फेंक दिया। सैम का दाहिना पैर बिजली की सारी ऊर्जा से भर गया। उसकी रक्तरेखा ऊर्जा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई और उसने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। वह हवा में उछला और बिजली की छड़ पर लात मारी। बूम, बूम, क्रैश। सैम जमीन पर गिर गया और सभी ने देखा कि बिजली का बोल्ट वापस आसमान में चला गया, लेकिन जब वह चला गया तो बैंगनी बिजली चांदी की बिजली में बदल गई। यह ज़्यूस के सिलहूट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और आसमान में बादलों के साथ विलीन हो जाता है। बैंगनी बिजली पूरी तरह से चांदी की बिजली में बदल गई। राइजू का रक्तरेखा हमला। चांदी का वह बोल्ट बादलों में विलीन हो गया और दोगुनी चांदी की बिजली की ऊर्जा उत्पन्न हुई तथा वह ज़्यूस की मूर्ति पर जा गिरा। बूम, क्रैश। एक भी छात्र यह नहीं देख पाया कि क्या हुआ था, लेकिन सभी डीन का दिल धड़क रहा था। उन्होंने ज़्यूस की मूर्ति को बड़ी बड़ी आंखों और खुले मुंह से देखा और घबराहट में सांस ली। जब बिजली चमकी तो सैम एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। उसका फ्यूशन फॉर्म चला गया था और वह काफी कमजोर दिख रहा था। उसके मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था, लेकिन उस कमजोरी और खून के ऊपर एक बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई है। वह बहुत उत्साह के साथ गड्ढे से बाहर आया, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। वे सभी एक ही चीज और सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ज़्यूस की मूर्ति को नष्ट कर दिया। पैरों के छोटे से हिस्से को छोड़कर उस भव्य प्रतिमा का अब केवल मलबा ही बचा है। डीन डर के मारे चुप हो गए। उन्हें नहीं पता था कि अब क्या होगा। यह पहली बार था जब किसी ने भगवान की मूर्ति को इस तरह से गंदा किया था। परसेस का आभामंडल भड़क गया और वह सैम को वहीं मार डालना चाहता था, लेकिन ज़्यूस अकादमी के डीन ने उसे रोक दिया। यह कोई अपराध नहीं है, इसे दुर्घटना माना जाता है। हद से आगे मत बढ़ो। डीन की आवाज थोड़ी फटी हुई थी और वह मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डव ने डीन वॉर्टन की ओर देखा जो कि भी सम्मोहन अवस्था में था और कहा, मैं सैम के साथ अकादमी जाऊंगा, कृपया यहाँ की स्थिति को संभालें। डीन ने बिना देखे ही सिर हिला दिया। डव सैम के पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि कोई उससे बात कर पाता, वे दोनों गायब हो गए। सैम और डव तुरंत ही अकादमी के अंदर आ गए। सैम दंग रह गया। उन्हें प्रार्थना क्षेत्र से अकादमी तक आने में ठीक 2 सेकंड लगे। ये ज्यादा दूर नहीं है और सैम भी ऐसा कर सकता है अगर वह लेजर मोड के साथ पूरी तरह से प्रकाश तत्व सम्मिलन में हो, लेकिन डव ने ऐसा नहीं किया और यह अंतरिक्ष तत्व भी नहीं है। इस पर वह नाराज हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरी दूरी तय कर ली है, लेकिन इस तरह चलते समय उसे अपने शरीर पर गति या हवा का प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ और वह कसम खा सकता था कि उसे कुछ जानवर जैसी गंध आ रही थी। यहाँ जो कुछ हुआ उस पर विचार करते हुए डोव ने पूछा, ओलिम्पस के प्रति आपकी गहरी दुश्मनी है ना? सैम ने असमंजस में उसकी ओर देखा। आप क्यों जानना चाहते हैं?
डव ने कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरा प्रश्न पूछा, अगर मेरा अनुमान सही है तो आपकी नाराजगी छात्रों या अकादमी के खिलाफ भी नहीं है। यह ओलंपियन देवताओं के खिलाफ है या ये स्वयं ज़्यूस भी हो सकता है। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसे देखता रहा। यह कोई रहस्य नहीं है जिसे वह छिपाना चाहता था। अगर कोई यह जानकारी जान ले तो कोई नुकसान नहीं है। वह बस ये जानना चाहता था कि डव वास्तव में इस सबसे क्या चाहता है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस द्वेष का कारण क्या है। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों के लिए आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है? डव का स्वर थोड़ा उपदेशात्मक हो गया और सैम को यह पसंद नहीं आया। मुझे खेद है, मुझे व्याख्यान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अभी के लिए चला जाता हूँ। जब हमें निकलना हो तो बस मुझसे संपर्क करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई और बेवकूफाना समारोह है तो मुझे बताएं। जहां तक सलाह की बात है तो कृपया इसे अपने पास ही रखें। क्या तुम इतने अहंकारी हो कि तुम मुझसे सीखना भी नहीं चाहते जो तुम्हें सिखाने वाला है? सैम ने भौं उठाए और कहा, बस यह मान लो कि मैं इतना घमंडी हूं और मुझे अकेला छोड़ दो। सैम ने बिना उसका इंतजार किए ही वहां से चले गए। वह वास्तव में किसी और से इन देवताओं के बारे में जानना नहीं चाहता था। वह सालों से उनके संपर्क में था। वह जानता था कि उनके इरादे क्या हैं। उन्होंने कुछ देर आराम किया और अगले दिन उनके लिए नॉस क्षेत्र में जाने का समय आ गया। डव ने सैम को जटिल निगाह से देखा। ज़्यूस अकादमी के लोगों ने उसे ठंडेपन से देखा, खास तौर पर परसियस ने। वह सैम को बुरी तरह से मारना चाहता था। उन्होंने एक स्पेस गेट फॉर्मेशन लिया जो खासतौर पर अकादमी के अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए आरक्षित था। वे शहर के बीच में पहुंच गए। सैम ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर में आकर आप लोगों से मिलूंगा। वह जाने ही वाला था कि डव ने उसे रोका और पूछा, आप इस क्षेत्र को जानते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? 2 गलियों की दूरी पर एक सराय है जहाँ बढ़िया खाना मिलता है। नॉस क्षेत्र की सबसे अच्छी सराय। मैंने यहाँ रहने की व्यवस्था पहले ही कर ली है। क्या आप पैराडाइज इन की बात कर रहे हैं? सैम ने सिर हिलाया। हम वहीं जा रहे हैं। नॉस क्षेत्र के डीन ने हमारे रहने की व्यवस्था वहीं की है। हम गैम्बलर अकादमी से हैं और हम सब एक साथ रहेंगे। आप अपनी मर्जी से भाग नहीं सकते। 10 मिनट बाद सैम पैराडाइज इन के लॉबी क्षेत्र में खड़ा है। ये बहुत ही आलीशान है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। गैम्बलर अकादमी के बाकी छात्र और यहाँ तक कि अन्य अकादमियों के छात्र भी रिसेप्शन पर अपने सीनियर्स की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। यह आधुनिक पृथ्वी पर एक होटल की प्रक्रिया के समान है। जल्द ही कबूतर आया और कहा, हमें कमरे साझा करने होंगे। 2 लोगों के लिए एक कमरा। छात्र निश्चित रूप से निराश थे। डव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैराडाइज में कमरे बहुत अच्छे हैं और भले ही उन्हें कमरे कहा जाता है, लेकिन वे अपने आप में घर हैं। आपके पास अंदर बहुत जगह होगी जिसमें एक प्रशिक्षण क्षेत्र और एक रिकवरी क्षेत्र भी शामिल है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तंग जगह में रह रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि कमरे की गुणवत्ता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में बहुत सुधार हुआ है। नए मेनू सहित मुझे यकीन है कि आपका यहाँ का अनुभव बहुत बढ़िया होगा। डोव ने छात्रों को सराय की विशेषताओं के बारे में इस तरह समझाया जैसे कि वह प्रतिष्ठान की प्रतिनिधि हो। सैम ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। इसी समय सराय के एक कर्मचारी ने भी सैम को देखा और तेजी से दौड़कर उसके पास गया। स्वागत है सर। सैम, आप कैसे हैं? आप यहाँ कितने समय से हैं? आपको आते ही मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने आपको अपना संपर्क विवरण भी दे दिया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसका लहजा चापलूसी भरा था। सैम ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, बस मुझे मेरे कमरे की चाबी ला दो। बेशक, क्या आप यहाँ टूर्नामेंट के लिए आए थे? हाँ, मैं गैम्बलर्स अकादमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वेटर ने ऐसा भाव दिखाया जैसे कोई बड़ा रहस्य सुलझ गया हो। डव और बाकी छात्र हैरान थे। हालांकि उनमें से बहुतों की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और उन्हें अकादमिक क्षेत्र की बहुत गहरी समझ है, लेकिन उनका ज्ञान और प्रभाव ज्यादातर विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है। ओलंपियन क्षेत्र के प्रत्येक कुलीन बच्चे का वहाँ एक निश्चित प्रभाव होता है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में वे अज्ञात व्यक्ति होते हैं। और सैम को अज्ञात मूल का व्यक्ति माना जाता है। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि वह नॉस को प्रभावित करता है। वे पैराडाइज के बारे में जानते थे और वे जानते थे कि यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कुछ छोटे मोटे लोग भागते हैं। कुछ शीर्ष नॉस अकादमियों के पूर्व छात्रों से उनके गहरे संबंध हैं। चाबी मिलने के बाद सैम अपने कमरे में चला गया। वह कुछ देर तक विशाल बिस्तर पर आराम करता रहा, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि डव वहां खड़ी थी। उसने अंदर आने से पहले सैम की अनुमति भी नहीं ली थी। वाह, यहाँ आपको बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है और आपकी वजह से हम में से बाकी लोगों को भी पदोन्नति मिली है। बेशक यह आपकी तरह अच्छा नहीं है। सैम बिना बोले उसकी ओर देखता रहा। वह कुछ मिनट तक चुपचाप उसकी ओर देखती रही और बोली, 5 मिनट में रेस्तरां में आ जाओ, हमारी टीम वहां इकट्ठा हो रही है। अन्य क्षेत्रों की टीमें भी वहां आएंगी। ये कुछ सामाजिक मेलजोल का समय है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का मेरे साथ रहना अच्छा विचार है। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हम एक अकादमी का हिस्सा हैं और आपको कुछ गतिविधियां एक साथ करनी होती हैं। सौभाग्य से हम अन्य क्षेत्रों से आने वाले पहले लोगों में से हैं। हमें इन लोगों को देखने और उन्हें थोड़ा समझने का मौका मिलता है। आखिरकार वे प्रतिद्वंद्वी हैं जिनका आपको सामना करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी सामाजिक मेलजोल और अन्य चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये सब आपकी और उस टीम की भलाई के लिए कह रहा हूँ जिसकी आप इतनी परवाह करते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन छात्रों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कबूतर ने भौहें सिकुड़कर कहा, अगर मुझे कुछ और पता न होता तो मैं कहता कि तुम अपने साथियों को पीटने की धमकी दे रहे हो। सैम ने झल्लाहट में अपनी आंखें घुमाई। स्पष्टतः उसका यह मतलब नहीं था। कबूतर अंततः चला गया। सैम ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, जो भी हो, बस बाद में पछताना मत। अब यहाँ से चले जाओ, मैं रेस्तरां में आ।
जाऊंगा। कबूतर अंततः चला गया। सैम ने आह भरते हुए कहा, खैर ये तो देर सबेर होना ही था और चूंकि आप यही चाह रहे हैं तो ऐसा ही हो। वह ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके कमरे में सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, नीचे चला गया। रेस्तरां में गैम्बलर्स अकादमी के छात्रों ने सबसे खास टेबल ली। रेस्तरां के बिल्कुल बीच में एक बड़ी गोलाकार टेबल। ये बड़ी और भव्य है और बाकी की तुलना में ये किसानों के बीच खड़े एक राजा की तरह लग रही थी। लॉबी में सैम का स्वागत करने वाला अटेंडेंट जल्दी से आया और सैम को उसके ठीक सामने वाली सीट पर ले गया। ये बहुत ही शानदार है। क्या इसलिए आप नहीं चाहते थे कि हम आपके साथ चले? क्या आप इतने कंजूस हैं कि आप अपनी सुख सुविधाएं हमारे साथ साझा नहीं करना चाहते? डब ने मजाक किया। बेशक मैं अपनी सुख सुविधाएं आपके साथ साझा करने को तैयार नहीं हूं। वे उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो मेरे संकटों को साझा करते हैं। सैम मेज पर बैठ गया और बिना कुछ और किए ही एक के बाद एक कई व्यंजन परोसे जा रहे थे, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने दरवाजे की तरफ देखा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? कबूतर ने पूछा। सैम को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जिज्ञासु क्यों थी। उसके बारे में एकत्रित जानकारी के आधार पर उसने जो पहली धारणा बनाई वही ये थी कि वह एक स्मार्ट, ठंडी और गणना करने वाली व्यक्ति है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक रोता हुआ तोता या कबूतर है। चाहे वह कोई भी पक्षी हो, लेकिन उसकी बांध से सैम चिढ़ रहा है। उसने हार मानते हुए सांस छोड़ते हुए कहा, बस इंतजार करो और देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, रेस्तरां के दरवाजे खुल गए। दो अलग अलग समूहों के लोग अंदर घुस आए। एक समूह ने नीली वर्दी पहनी थी और दूसरे ने काली वर्दी। वे सभी सैम की मेज की ओर दौड़े और उसे घेर लिया। जुआरी अकादमी की टीम अचंभित रह गई। डब ने इन लोगों को देखा और वह भी दंग रह गई। उसने इन वर्दी को पहचान लिया। नीली वर्दी पहने हुए लोग थोर अकादमी के नए छात्र हैं और काली वर्दी पहने हुए लोग हिल अकादमी के छात्र हैं। ये दोनों नॉर्थ क्षेत्र की कुछ शीर्ष अकादमियां हैं। एक युवा व्यक्ति थोर अकादमी टीम का नेतृत्व कर रहा है। उसके चमकीले सुनहरे बाल, मांसल शरीर और सुनहरी आंखें थीं। उसने अपनी हथेली मेज पर पटकी और सैम की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा स्पष्ट थी। सैम ने अपना कांटा उठाया और उसे भुने हुए मांस के टुकड़े में घुसा दिया। उसने एक निवाला खाया और डब से बात की। यही कारण है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मेरे साथ रहो। मैंने तुमसे कहा था ये खतरनाक है। जब वह दूसरा निवाला लेने ही वाला था, अचानक उस गोरे नौजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सैम ने भौहें ऊपर उठाई। तुम्हारे यहाँ वापस आने की हिम्मत बहुत है, और तुम तो गैम्बलर्स अकादमी के छात्र भी हो। मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारा समय पिछली बार की गई हरकतों की कीमत चुकाने जा रहे हैं। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दोनों समूहों को देखता रहा और बोला, सभी चेहरे परिचित हैं। हम पहले भी ऐसी ही परिस्थितियों में मिल चुके हैं। तो क्या इस सुनहरे लड़की से ज्यादा समझदार कोई मुझे याद दिला सकता है कि जब मेरा खाना बीच में रुका था तो क्या हुआ था? गोरा युवक थोड़ा कांप उठा और सहज रूप से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। सैम आसानी से अपना हाथ वापस खींच सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी नजरें सिर्फ गोरे आदमी पर टिकाए रखी। वह उस आदमी के पीछे हटने का इंतजार कर रहा है। सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपने होंठ भींचे और अनिच्छा से सैम का हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा नाम तुम्हारे पूज्य भगवान के नाम पर रखा गया है, लेकिन तुम में उनकी आधी हिम्मत भी नहीं है। जाओ और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना जब तक कि यह प्रतियोगिता से संबंधित न हो। उस युवा गोरे लड़के का नाम थोर है। उसने दांत पीसकर गैम्बलर्स अकादमी के छात्रों की ओर देखा। तुम्हें खुद को तैयार रखना चाहिए और हमेशा अपनी पीठ पर नजर रखनी चाहिए। चूंकि तुम उसके साथ आए हो, इसलिए तुम्हें भी उसके साथ मरना पड़ सकता है। आखिरकार पूरा नॉर्थ क्षेत्र उसके खिलाफ द्वेष रखता है। छात्र घबराहट में घबरा गए। समूह चले गए और सैम ने कहा, आप लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह बुरा है तो आपको फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है और आपको ऐसे और भी मामले देखने को मिलेंगे। छात्र थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उनमें से एक ने मेज छोड़ने की पहल की और जल्द ही बाकी सभी भी उनके पीछे चले गए। डब को छोड़कर तुम नहीं जा रहे हो। मैं किसी छात्र को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहना है। उन बच्चों की सुरक्षा के लिए दूसरा सीनियर ही काफी है। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं अभी मूड में नहीं हूँ। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुके और चारों ओर पूछें। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग होंगे जो आपको जवाब देने के लिए तैयार होंगे। डब ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। सैम निराश हो गया। वह लगभग लड़ाई शुरू करना चाहता था, अगर उसे पता न होता कि वह नॉर्थ क्षेत्र में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह बस इतना मजबूत नहीं है और उसके पास अपने नए खिलौने भी पर्याप्त नहीं थे। क्या आप अपने साथियों को परेशान करके ग्रेड 4 के नेता बन गए? क्या उन्होंने नेतृत्व सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे आपके सवालों को सुनने में असमर्थ हैं? सैम ने सीधे तौर पर पूछा और डब अचंभित रह गया। गुस्सा बढ़ गया और वह सैम को थप्पड़ मारना चाहती थी। वह उसकी ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था। उसने उसे अनदेखा किया और वेटर को बुलाने का इशारा किया। मेरे लिए कुछ ग्रिल्ड मीट लाओ। शेफ से कहो कि यह 15वीं रेसिपी है। मुझे ये जल्दी चाहिए। वेटर ने सिर हिलाया और भाग गया। सचमुच वह उस रेस्तरां में भागा जो अपनी शान के लिए जाना जाता है। डब ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। सैम ने शराब का एक ठंडा जार निकाला। एफ की नवीनतम कृतियों में से एक। सैम ने अपने लिए एक गिलास भरा और ठंडी और ताज़ा ड्रिंक का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब वे वहां बैठे तो रेस्तरां धीरे धीरे भरने लगा। डो को आश्चर्य हुआ। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि कोई भी हैरान हो सकता है कि कोई यहाँ सेवा कैसे बनाए रखता है। इसमें एक समय में कुछ 100 ग्राहक बैठ सकते हैं और 1/3 टेबल पहले से ही दूसरे क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षित हैं। शेष सभी टेबलें भर गईं और जल्दी ही डब ने देखा कि बहुत सारे लोग उनकी टेबल की ओर देख रहे हैं। उसे कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि लोगों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली टेबल को देखना आम बात है, लेकिन वह जानती थी कि इस बार मामला अलग है। वे सैम को और फिर उसे देख रहे हैं। इससे पहले कि वह ये समझ पाती, लॉबी में कुछ हलचल मच जाती है।
कई और लोग रेस्तरां में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। अब और सीटें नहीं हैं। बाकी सीटें फ्रेशमैन टूर्नामेंट उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। लोगों ने विरोध नहीं किया। उनमें से ज्यादातर नागरिक थे। उन्होंने अकादमी के लोगों से भिड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन सभी की एक ही मांग थी, वे किसी से मिलना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या वह कोई सचमुच आया था और वह कैसा दिखता है। डव इतनी समझदार है कि 2 और 2 को जोड़ सकती है, और हाँ, हंगामे के बीच में सैम के नाम का जिक्र भी मददगार साबित हुआ। वह सैम से पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसे सैम के शब्द याद आ गए और वह फिर से गुस्सा हो गई। इस समय लॉबी में भीड़ ने रास्ता बना लिया। कई समूह अंदर आ रहे हैं और वे सभी अलग अलग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों से आए छात्र हैं। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि लॉबी में इतने सारे लोग क्यों हैं। समूहों के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक से मिलने और चेक इन प्रक्रिया पूरी करने के लिए चले गए। इस बीच बाकी टीमों को रेस्तरां में ले जाया गया। उनकी टेबल पर पहले से ही शराब रखी हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनमें से अधिकांश वहीं रुक गए। डव ने एक बार फिर देखा कि उनकी निगाहें अपनी मेज पर टिकी हुई हैं। उनमें से कुछ ने तो अपने हथियार भी निकाल लिए और सैम पर टूट पड़े। लेकिन हमला करने से ठीक पहले पूरे रेस्टोरेंट में एक आवाज गूंज उठी। जो कोई भी रेस्तरां में हंगामा करेगा उसे यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यदि वह टूर्नामेंट के लिए आया छात्र है तो उसकी भागीदारी रद्द कर दी जाएगी। सैम मुस्कुराया और अपने चारों ओर खड़े लोगों की ओर देखा। अपनी टेबल पर जाओ, मैं तुम लोगों को टूर्नामेंट में देखूंगा। फिर तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर सकते हो। बेशक यह एक बार फिर प्रीमियम ग्रेड की मारपीट में बदल जाएगा। उसकी आवाज बहुत शांत लग रही थी। कौन बकवास कर रहा है? हिम्मत है तो बाहर आओ। उनमें से एक अधिक आवेगशील व्यक्ति जोर से चिल्लाया। एक बार फिर वही आवाज आए। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं और थोर अकादमी के पूर्व छात्रों में से एक हूं। मैं इस टूर्नामेंट के पर्यवेक्षकों में से एक भी हूं। इसलिए अगर आप एक बार फिर अपनी आवाज उठाते हैं तो आप नॉर्थ क्षेत्र में रहने या यहाँ कभी कदम रखने के बारे में भूल सकते हैं। यदि आप मेरी धमकी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो जाकर अपने वरिष्ठों से कहें कि इवन ने आपको चेतावनी दी है, और यदि वे फिर भी आपसे कहते हैं कि इसे हल्के में लें तो आप यहाँ जो चाहें कर सकते हैं। डोव ने जब ये घोषणा सुनी तो वह दंग रह गई। वह भी 4वीं कक्षा की एक सीनियर छात्रा है और वह अच्छी तरह जानती थी कि इवा कौन है और उसका नाम क्या दर्शाता है। वह उसके बारे में सोचकर ही कांप उठती थी। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वरिष्ठों से चर्चा कर ले। अपनी सीटों पर वापस जाएं। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन जाने से पहले सभी ने सैम को धमकी दी। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पर इतनी आलोचना हो रही है? वे सब तुम्हें कैसे जानते हैं? तुम तो नए छात्र हो और तुम्हें इस क्षेत्र में आए हुए अभी कुछ महीने भी नहीं हुए हैं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जल्द ही पूरा कमरा भर गया। सभी छात्र आ गए और सैम को और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण नजरों का सामना करना पड़ा। और एक बार फिर इवा की आवाज आई। खैर, सभी लोग यहाँ हैं, तो यह आपका स्वागत है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप लोगों को यहाँ थोड़ा आराम से रहना है। अगले कुछ दिनों तक, जब तक सभी प्रतियोगिताएं खत्म नहीं हो जाती, आप पैराडाइज इन में ही रहेंगे। आपको विशेष कमरे आवंटित किए जाते हैं और आपके लिए विशेष मेनू उपलब्ध कराए जाते हैं। आप उन मेनू में से जो भी खाना चाहें वह मुफ्त है। इवा ने टूर्नामेंट की प्रक्रिया के बारे में बहुत सी बातें बताईं। अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने सभी को उत्सुक कर दिया। हमारे सबसे प्रीमियम स्वीट कमरे जुआरी अकादमी के लिए आरक्षित हैं और उनके लिए छत सहित पूरी मंजिल को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसलिए बाकी उम्मीदवारों को वहां जाने की अनुमति नहीं है और रेस्तरां की सेंट्रल टेबल पर जाना प्रतिबंधित है। ये हमेशा के लिए सैम के लिए आरक्षित है, जिसे आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। इसके अलावा अपने प्रवास का आनंद ले। सैम इस पर हंस पड़ा। डव और भी हैरान है। इवा की प्रतिष्ठा दोस्ताना नहीं है। ये सोचना कि उसने सैम के प्रति इतनी उदारता दिखाई कम से कम चौंकाने वाला है। हर कोई सैम को बहुत ही दुश्मनी से देख रहा था। वह जो नफरत आकर्षित कर रहा था वह वास्तविक थी। इस बीच सैम एक खास टेबल को देख रहा है। उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर टिकी हुई है जिसने गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ है और उसके बाल घुटनों तक खुले हुए हैं। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। सैम ने उसे जिस तरह से याद किया था वह उससे बिल्कुल अलग है। उसने सैम की ओर देखा और मुस्कुराकर केंद्रीय मेज की ओर चली गई। हर कोई उत्सुक था कि वह सैम के पास क्यों जा रही है, खासकर एक और आदमी जो वास्तव में उसके साथ टेबल साझा करता था। वह खड़ा हुआ और उसे देखा जब वह सैम की मेज पर बैठी थी। जब वेटर आगे बढ़ने वाला था तो सैम ने उसे इशारा किया कि ठीक है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उसने सैम की शानदार वाइन की बोतल ली और अपने लिए एक गिलास भरा। उसने अपनी टांगें क्रॉस की और शान से एक घूंट लिया। वास्तव में बहुत समय हो गया है। इस क्षेत्र की आपकी यात्रा कैसी रही नूह? उसने अपना गिलास उसके गिलास से टकराते हुए पूछा। ये घटनापूर्ण था, लेकिन मुझे कहना चाहिए, मेरा यहाँ रहना किसी भी तरह से उबाऊ नहीं है। आपने कई क्षेत्रों में काफी हलचल मचाई है। आप कभी भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकते, है ना? तभी नूह ने डव की ओर देखा जो भ्रमित लग रहा था। नमस्ते, मैं नोहा हूँ। अरण्या अकादमी में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। डोव, ग्रेड 4 गैम्बलर अकादमी। ओह, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे उम्मीद है कि वे अच्छी चीजें होंगी। डव ने जवाब दिया और पूछने से पहले रुक गया। अगर मैं पूछूं तो आपका क्या मतलब है जब आपने कहा कि उसने विभिन्न क्षेत्रों में हलचल मचा दी? मुझे लगता है कि मैं उसके प्रति इतनी शत्रुता के कारण कुछ याद कर रहा हूँ। यह मुझे मार रहा है। नूह ने हंसते हुए सैम की ओर देखा। क्या मैं उसे बता सकता हूँ? उसने बस कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि आप इसे खुद ही जान लें। मैं आपके लिए इस अनुभव को खराब नहीं करने जा रही हूँ। वह खड़ी हुई और फिर सैम की ओर थोड़ा आगे झुकी। हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक मदद चाहिए। चूंकि आप पहले से ही इन मक्खियों को आकर्षित कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर उनमें से कोई ज्यादा तेज भिनभिनाए तो कोई समस्या नहीं होगी। सैम ने उस आदमी की तरफ देखा जो उनकी मेज से उन्हें घूर रहा था।
वह इस समय उनके पास चलने ही वाला था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुमार खुश होंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने ढाल की तरह काम किया है। तो फिर उस पो वाले सिर को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। वैसे भी धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, चलो आज रात खाना खाते हैं, हमें बात करनी है। नूह ने सिर हिलाया और चली गई। वह टेबल पर वापस भी नहीं गई और इस तरह से चली गई। जो युवक उन्हें घूर रहा था अंततः सैम की मेज के पास आया और उस पर जोर से पटक दिया। तुम उससे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस दिन दोपहर एक और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, लेकिन इस बार यह आधिकारिक है और ये थोर अकादमी के मैदान में हो रहा है। उन्होंने मेजबान की भूमिका निभाई और विभिन्न क्षेत्रों से सभी छात्र वहां एकत्र हुए। ओलंपियन क्षेत्र के डीन की तुलना में थोर अकादमी के डीन काफी युवा दिखते थे। हालांकि सैम को यकीन है कि वे सभी एक ही पीढ़ी और समान उम्र के हैं। डीन के खेती के स्तर पर वे जैसा चाहें वैसा दिख सकते हैं और इस लड़के ने बस एक देर से युवा का रूप लेने का फैसला किया। वह थोर नामक एक छात्र के पिता भी हैं और उसका नाम ओलाफ है। ओलाफ ने नए छात्रों को ठंडी निगाह से देखा। मेरे प्यारे नए खिलाड़ियों, नॉर्थ क्षेत्र में आपका स्वागत है और इंटर अकेडमी फ्रेशमैन टूर्नामेंट में इतनी दूर तक पहुंचने के लिए बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आवाज संतोषजनक लगेगा। अगर आपको कोई समस्या है तो पैराडाइस इनके एवज से संपर्क करें, वह इसे सुलझा देगा। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आज इंटर अकादमी फ्रेशमैन टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, लेकिन हम प्रतियोगिताएं तुरंत शुरू नहीं करने जा रहे हैं। परंपरा के अनुसार टूर्नामेंट के इस अंतिम चरण में हम पहले सहायक पेशेवर प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और फिर टीम बैटल और अंत में सोलो बैटल टूर्नामेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिताएं कल सूर्योदय से शुरू होंगी। मैं अभी कार्यक्रम की घोषणा करूंगा। वह थोड़ा रुका और सभी छात्रों की उत्सुक निगाहों पर ध्यान दिया। कल हम टीम गठन प्रतियोगिता से शुरुआत करेंगे। परसों एकल गठन प्रतियोगिता होगी। तीसरे दिन हम टीम शिलालेख प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। चौथे दिन एकल शिलालेख प्रतियोगिता होगी। पांचवां दिन औषधि निर्माण, छठा दिन हथियार बनाना, सातवां दिन कठपुतली बनाना। कई अन्य सहायक प्रतियोगिताएं भी हैं, उनमें से कुछ एक ही दिन होंगी और अंत में आखिरी 2 दिन टीम मुकाबला प्रतियोगिताएं और एकल प्रतियोगिताएं होंगी। सैम के लिए यह बहुत ही घटनापूर्ण होने वाला है। सौभाग्य से वह टीम सहायक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले रहा है, अन्यथा उसे बीच में ज्यादा ब्रेक का समय नहीं मिलता। अभिमुखीकरण सत्र समाप्त होने के बाद सभी को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए भेज दिया गया। सैम यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह सीधे अपने कमरे और पैराडाइज में चला गया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात का आसमान खुला वह खाली छत पर चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसने शहर का खूबसूरत नजारा देखा। इसी समय एक वेटर ने नूह के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस नोहा, मिस्टर सैम ने आपको डिनर का निमंत्रण भेजा है। वह इस समय छत पर हैं। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपका नेतृत्व करूं? उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। उसने रूममेट को हल्की सी मुस्कान दी जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उस रूममेट को उस आदमी की परेशान करने वाली मक्खी ने वहां बिठाया था जो उस दोपहर उसका पीछा कर रहा था। जल्द ही नूह छत पर है। एक मेज पर पहले से ही कुछ विशेष वाइन व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी जो सैम ने उपलब्ध कराई थी। सैम ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। तुम बहुत बदल गई हो। राजकुमारी की पोशाक में क्या है? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हमेशा की तरह युद्ध के कपड़ों में देखूंगी। नूह मुस्कुराया और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। मैं यहाँ कम प्रोफाइल रखना चाहती थी। मैं एक कुलीन परिवार की अमीर युवती की आभा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यह एक अच्छी भूमिका है। अब बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे हो? हमारे पास जो युद्ध कार्य थे उनसे मैं लगभग ऊब चुका हूँ। यही तो मैं आपसे बात करना चाहता था। क्या आपके यहाँ कोई क्रू है? क्या आप अपने साथ कोई लाए हैं? फिलहाल नहीं, मैं कुमार के यहाँ आने पर उन्हें लाने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, जब वे आए तो मुझे अपने पूरे दल की ऊर्जा हस्ताक्षर दे देना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उस अराजकता में बह जाओ जो मैं पैदा करने जा रहा हूँ। तुम मुझे बताओगे या नहीं? नूह ने पूछा जब उसने अपने दांतों से पूरी तरह से पका हुआ मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा। सैम ने हंसते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं है। मैं ज्यादातर बारिश के दिनों के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक मेरा एकमात्र लक्ष्य जितना संभव हो उतना अराजकता पैदा करना है। इसके लिए भी मेरा मुख्य ध्यान ओलंपियन क्षेत्र पर है। हाँ, अफवाहें उड़ रही हैं। मैंने सुना है कि तुमने ओलंपियनों को पहले ही कुछ गंभीर परेशानियां दे दी हैं। मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ, वे तुमसे बहुत डरे हुए हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरा मतलब है, क्या ये हर जगह के लोगों की एक आम श्रेणी नहीं है? मुझे और अधिक आश्चर्य होगा यदि कोई मुझसे नफरत न करे। उन्होंने कुछ देर बातचीत की और वहीं कुछ समय बिताया। बेशक इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। सैम इस बारे में रेस्टोरेंट में भी बात कर सकता था, लेकिन उसने उससे कहा कि वह उसकी ढाल बनेगा और यह काम वह खुद कर रहा है। अब तक तो उसका पीछा कर रहे सभी लोगों को पता चल गया होगा कि वह सैम के साथ यहाँ है। इस बीच डव कुछ जानकारी के लिए इधर उधर खोज रही है और जो कुछ उसने सीखा उससे वह स्तब्ध रह गई। सिर्फ उसे ही नहीं, ओलंपियन क्षेत्र से आए सभी छात्रों को कुछ बहुत ही रोचक जानकारी मिली। टावर खुलने के ठीक बाद सैम ने सभी ओलंपियन अकादमियों में गड़बड़ी फैला दी, लेकिन ये सब नहीं है। कीर्तिमान स्थापित करने और वहां के सभी प्रतिभाशाली लोगों का घमंड चूर करने के बाद वह ओलंपियन क्षेत्र से लगभग 10 दिनों के लिए गायब हो गए और उन 10 दिनों में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और 9 अकादमियों का दौरा किया। उसने इन सभी क्षेत्रों में इतना हंगामा मचा दिया कि उसे अकादमिक क्षेत्र की न्यायिक प्रणाली के तहत 12 परीक्षणों से गुजरना पड़ा और उसने अपने विरोधियों को युद्ध के परीक्षण में नष्ट कर दिया। उसने उन्हें मूर्ख बना दिया। जिन लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ उनमें से अधिकांश ने अपना सारा सम्मान खो दिया। लेकिन सबसे बुरी बात तो वह है जो उसने टावरों में किया। डव अब थोर अकादमी टावर के सामने खड़ी है। वह इस टावर के बारे में बहुत समय से जानती थी। पिछला रिकॉर्ड इवन नामक व्यक्ति ने बनाया था। वह थोर अकादमी का पूर्व छात्र है। वह थोर अकादमी टावर पर चढ़कर 85वीं मंजिल पर पहुंचा।
यह एक दशक पहले बनाया गया रिकॉर्ड था और पिछला रिकॉर्ड 75 मंजिलों का था। पिछले दशक में प्रत्येक छात्र ने उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। लेकिन अभी फ्रेशमैन लिस्ट में सबसे ऊपर एक और नाम है। अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये सैम का नाम है। लेकिन जिस बात ने उसे चौंकाया वह ये थी कि वह किस मंजिल पर गया था। नया रिकॉर्ड 99 मंजिलों का है और उसने जो कुछ भी सीखा उसके अनुसार उसने स्वेच्छा से इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसने 99वीं मंजिल पार की और 100वीं मंजिल पर गया, लेकिन उसने इसे पूरा करने की जहमत नहीं उठाई। उसे इसे पूरा करने की जरा भी परवाह नहीं थी। आपको यह जानना चाहिए कि अकादमी की स्थापना के बाद से ही यह अफवाह फैली हुई है कि टॉवर में केवल 100 मंजिलें हैं। लेकिन कोई भी उस स्तर तक चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ और कोई भी ये पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ कि यह अफवाह सच थी या नहीं। जब सैम ने चढ़ाई की तो सभी को उम्मीद थी कि वह सफल हो जाएगा, भले ही वह उनकी अकादमी का हिस्सा न हो, लेकिन सैम सफल रहा। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया तो उसका एक ही जवाब था, मुझे ऐसा नहीं लगता। नए और वरिष्ठ छात्र सैम को मारने के लिए उस पर कूद पड़े, लेकिन डीन ने खुद हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। और सैम ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की 8 अन्य अकादमियों में भी ठीक यही काम किया। उसने जो नफरत आकर्षित की उससे डब की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि इस जगह पर सैम हर उस अकादमी का आम दुश्मन है जिसके पास इस टूर्नामेंट को जीतने का मौका है। सैम ने इन सभी वरीयता प्राप्त अकादमियों को टीम बनाने और उसके साथ आमने सामने जाने का एक सही कारण दिया। वह घबराहट से घबरा गई। जब सैम ने ओलंपियन क्षेत्र में गड़बड़ी की थी तो उसने सोचा था कि यह व्यक्तिगत द्वेष है, लेकिन अब यह उससे कहीं अधिक बड़ा है। वक्त निकल गया। अगली सुबह सैम सिर्फ टीम फॉर्मेशन प्रतियोगिता देखने के लिए प्रतियोगिता में गया। ये बहुत ज्यादा नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे जीतने जा रहा है, लेकिन वह बस कुछ प्रतिभाओं को खोजना चाहता था जो यहाँ भाग ले रहे हैं, और अगर वे किसी भी खिलाड़ी अकादमी से हैं तो वह उन्हें नष्ट कर देगा। नष्ट हो चुके मानसिक स्वास्थ्य वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा काम आएंगे। दिन बहुत ही शानदार रहा। सभी ने प्रतियोगिताओं का आनंद लिया और टीमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। यह एक शानदार दिन था, लेकिन अगले दिन सैम के लिए भाग लेने का समय है। वह परीक्षण क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर गया, जो वास्तव में एक महल है। परीक्षा का प्रभारी निरीक्षक उन्हें समझाने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया। सैम अपने आसपास के सभी छात्रों की हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। मैं अब थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी नजर कहीं और लगा लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। एकल प्रतियोगिता के लिए लगभग 50 अभ्यर्थी आए थे और निरीक्षक ने प्रारूप के बारे में समझाना शुरू किया। आप सभी एक ही समय में महल में प्रवेश करेंगे। एक अंतरिक्ष द्वार आप सभी को बेतरतीब ढंग से उतार देगा। कोई भी 2 लोग एक ही स्थान पर नहीं उतरेंगे। खेल की शुरुआत में आप महल के सबसे बाहरी क्षेत्र में होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको एक सीमा रेखा के भीतर रहना होगा। अब आप में से हर किसी को बाधाओं का एक सेट दिया जाएगा जिसे आपको पार करके केंद्र तक पहुंचना होगा। और महल के केंद्र में हमने आपके द्वारा देखी गई सबसे जटिल संरचनाओं में से एक के बीच में एक ट्रॉफी रखी है। आपका लक्ष्य वह ट्रॉफी हासिल करना है। जो भी इसे जीतेगा वह जीतेगा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे और निरीक्षक ने उन्हें सारी जानकारी समझाने के लिए रुककर 2 सेकंड बाद बोलना शुरू किया। इस प्रतियोगिता में लगातार उन्मूलन होगा। आप सभी 50 लोगों को समान स्तर की बाधाएं दी जाएंगी। सभी के लिए दूरी और कठिनाई समान होगी। इसलिए जैसे ही आप में से कोई अपनी पहली बाधा पार कर लेगा, सीमा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अधिक बाधाएं दूर होती जाएंगी, सीमा उतनी ही तेजी से करीब आती जाएगी। एक बार जब आप सीमा रेखा को छू लेते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप में से एक व्यक्ति 10 बाधाओं को पार कर लेता है जबकि बाकी लोग एक भी पार नहीं कर पाते, तो भी सीमा आप सभी को पहले ही समाप्त कर चुकी होगी, क्योंकि तब तक वह आपके करीब आ चुकी होगी। तो जल्दी करो। अंत में कुछ प्रतिबंध। आप में से कोई भी सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता। हाथापाई नहीं, हथियार नहीं, गहने नहीं, शिलालेख नहीं, शिलालेखों से बनी संरचनाएं भी नहीं, जानवर नहीं। एक भी मुक्का लगने पर आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप वाकई एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को मारना चाहते हैं तो लड़ने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। आप अपनी खुद की कुछ फॉर्मेशन बना सकते हैं और अगर आप सक्षम हैं तो महल में मौजूद फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। लेकिन सभी लड़ाइयां फॉर्मेशन के साथ ही होनी चाहिए। प्रतियोगिता तब समाप्त होती है जब आप में से कोई एक ट्रॉफी पकड़ लेता है। कोई प्रश्न? उनमें से कोई भी नहीं बोला। कुछ मिनटों के बाद उन सभी को महल के द्वारों में ले जाया गया। सैम ने महसूस किया कि उसके शरीर पर स्थानिक ऊर्जा की लहर दौड़ गई और अगले ही पल वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। यह एक बहुत छोटा कमरा था, झाड़ू की अलमारी जितना छोटा, और वह खुद को सीमित महसूस कर रहा था। वह अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था, वह अपनी आंखें भी नहीं घुमा सकता था और उसकी आध्यात्मिक भावना कमरे तक ही सीमित थी। वह केवल सीमा को ही महसूस कर सकता था जो उसके पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। सैम प्रभावित हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा फैला दी। ये कमरे की दीवारों में प्रवेश कर गई और अवलोकन क्षमता से वह संरचना और उसकी ऊर्जा संरचना को देख सकता था। यह वास्तव में एक जटिल संरचना है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर की नहीं है। इसे आसानी से नष्ट करना अभी भी उसके बस में है, लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संरचना में एक नोड खोजने की कोशिश की जो इस कमरे के बाहर के हिस्सों से जुड़ता है। ये कठिन था क्योंकि संरचना कमरे के अंदर जो कुछ भी है उसे महल के बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए डिजाइन की गई है। जब तक वे इसे तोड़ नहीं देते, ये देखना लगभग असंभव है कि क्या होता है। लगभग सैम ने कमरे और कमरे के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल बिंदु ढूंढ लिया। आखिरकार चूंकि कमरा अलग आयाम में नहीं है, इसलिए महल से कुछ न कुछ संबंध अवश्य होगा। इसलिए इसे खोजने के लिए केवल समय, प्रयास और कौशल की आवश्यकता है। सौभाग्य से उसे इनमें से किसी की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वे आसपास किसी अन्य उम्मीदवार को देख सकते हैं। हालांकि वह अपनी ऊर्जा बाहर निकालने में कामयाब रहा, फिर भी उसे कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ।
2 मिनट तक कोई नतीजा न निकलने के बाद उसने बस इसे जारी रखने का फैसला किया। भाड़ में जाए। अगले ही क्षण ऊर्जा के कुछ धागे उसके शरीर से निकलकर कमरे के सभी कोनों में कुछ बिंदुओं पर निशाना साधे। संरचना तुरंत ढह गई और पहली बाधा दूर हो गई। सैम कमरे से बाहर आया और बड़े गलियारे में पहुंचा। यह एक घुमावदार गलियारा है और उसने जो अनुमान लगाया था उससे यह एक गोलाकार गलियारा हो सकता है। वहां कई कमरे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कमरे से निकला था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह पहली बाधा पार करने वाला पहला व्यक्ति है। उसने सोचा कि उन्मूलन तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन सौभाग्य से गठन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पहली बाधा सीमा के करीब पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। सैम वास्तव में इसके कारण राहत महसूस कर रहा है। उसने कुछ योजनाएं बनाई थी, वह नहीं चाहता था कि समय से पहले उन्मूलन हो और उन योजनाओं में गड़बड़ी हो। अंततः उसकी ऊर्जा पुनः फैल गई। अब बिना किसी रोक टोक के वह एक निश्चित दिशा में चलते हुए कमरों की जांच करने लगा। 5 मिनट के बाद वह एक रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गया जो उसे इस गलियारे से बाहर ले जा सकता था। कमरों के अलावा यही एकमात्र रास्ता था जो उसने अब तक देखा था। कमरे के दरवाजे निश्चित रूप से सीमा की दिशा में है जो अंदर की ओर बंद हो रही है। सैम ने तुरंत रास्ते में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में कुछ ऊर्जा को संघनित किया। यह अंतरिक्ष ऊर्जा है और यह कुछ छोटे गोले में बदल गई जिसने उसके हाथों की हथेली में एक संरचना बनाई। अगले ही पल आसपास की ऊर्जा प्रतिध्वनित हुई और वही संरचना, लेकिन बड़े पैमाने पर इस नए प्रवेश द्वार के मुहाने पर दिखाई दी। एक विचार मात्र से ही वह जमीन में समा गया। अनुनाद युक्ति वास्तव में काम आ रही है। सैम ने प्रवेश द्वार में कदम रखने से पहले चारों ओर देखा। संरचना ने उसे कुछ नहीं किया। फिर अगले कुछ मिनटों तक वह मध्यम गति से चलता रहा। इस बीच अन्य उम्मीदवार गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी भी कमरों में फंसे हुए हैं। थोर की अकादमी का एक युवक सैम के कमरे से थोड़ी दूर पर है, लेकिन वह अभी भी कोठरी में है और इस समय वह पसीने से तरबतर है। किसने पहली वाली को इतनी जल्दी साफ कर दिया? उसने मन ही मन कोसा और अपनी ऊर्जा को संरचना में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कुछ मुक्त गति प्राप्त करने की कोशिश की, नीली बिजली चमक उठी। उसके बाद उसने कुछ तकनीक के साथ संरचना की जांच की। आखिरकार जब सीमा के उसके करीब आने से पहले सिर्फ 2 मिनट बचे थे तो वह कमरे से भाग गया। लानत है नरक में, वह गाली देता हुआ गलियारे में बिना किसी उद्देश्य के दौड़ने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है और वह अपनी इंद्रियों को बहुत दूर तक नहीं फैला सकता था। उसने बस बाईं ओर का रास्ता चुना और पूरी गति से भागा और आखिरकार उसे वह प्रवेश द्वार मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसी क्षण उसने अपना पैर प्रवेश द्वार के मुहाने पर रख दिया। ज़ैप! उसके चारों ओर स्थानिक ऊर्जा थी और एक झटके में वह गलियारे के भीतर एक अलग स्थान पर वापस स्थानांतरित हो गया। वह सैम के कमरे के ठीक सामने है। वह स्तब्ध रह गया और चूंकि यह एक गोलाकार गलियारा था इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि कहां भागना है, लेकिन उसके पास ऐसा करने का समय भी नहीं था। सीमा बंद हो गई और उसे महल से बाहर ले जाया गया। उसने हैरानी से चारों ओर देखा और पाया कि वहां 3 से ज्यादा लोग हैं। सैम की वजह से वे तीनों ही बाहर हो गए हैं। आमतौर पर पहली बाधा वास्तव में आसान होती है, लेकिन छात्र अपनी सारी ऊर्जा खर्च न करने के लिए कुछ समय लेते हैं। ये पहली बार है जब निरीक्षक और बड़ों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो खर्च की परवाह नहीं करता और यहाँ तक कि पहले परीक्षण के तुरंत बाद जाल भी बिछाता है। सैम, जो पहले से ही बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था, तुरंत ही पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। सब लोग सैम को गलियारे में खड़ा देख रहे थे। वह उसके बीच में पहुंच गया। सैम को लगा कि सीमा आगे बढ़ना बंद हो गई है और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब है। उसने ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया और चारों ओर देखा। कोई भी स्पष्ट उतार चढ़ाव नहीं था। वह उसी के साथ आगे बढ़ा। वह अपनी पूरी गति से दौड़ा भी, लेकिन वह इसके अंत तक नहीं पहुंच सका। ये कभी ना खत्म होने वाली सुरंग की तरह है। सैम को एहसास हुआ कि वह दूसरी बाधा में है। सैम बैठ गया और सोचने लगा। कुछ मिनटों के बाद वह दीवार पर एक निशान बनाकर बैठ गया और पीछे की ओर चलने लगा, ठीक उसी गति से जिस गति से वह सुरंग में घुसा था, और ठीक 2 मिनट में वह उस प्रवेश द्वार पर पहुंच गया जहां से वह मूल रूप से आया था। उसका गठन अभी भी वहां था और इसे 3 बार ट्रिगर किया गया था। इसके ठीक पीछे सीमा बनी हुई थी। उन्होंने एक बार फिर एक संरचना तैयार की और इस बार इसका उपयोग स्वयं ही किया। वह गायब हो गया और फिर अंधेरी सुरंग में फिर से प्रकट हुआ। दीवार पर निशान अभी भी मौजूद है और वह आगे बढ़ने लगा। निशान उसके साथ साथ आगे बढ़ा। ऐसा लगता है कि यह उस कभी न खत्म होने वाली सुरंग की शुरुआत है। दर्शक क्षेत्र में वापस। वहां एक विशेष कमरा है जहां थोर की अकादमी के डीन ओलाफ सहित विभिन्न अकादमियों के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। वे सभी देख रहे हैं कि छात्र कभी न खत्म होने वाली सुरंग में कैसे फंस गए हैं। ये लड़का, उसने पहले ही दूसरी बाधा की समस्या का पता लगा लिया है। वह बहुत अच्छा है, डीन ने सैम को देखते हुए हल्के से कहा। उसकी नजर इतनी तीव्र है मानो उसके अंदर कोई क्रोध छिपा हो। बाकी सभी लोग इस बात से सहमत थे। वह निश्चित रूप से तेज है, लेकिन फिर भी यह समस्या का केवल आधा हिस्सा है। हमें अभी भी ये देखना होगा कि वह इससे कैसे निपट सकता है। फिर भी वह बाकी छात्रों से बहुत आगे है। उन्हें तो पता भी नहीं चला, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बाधा पार करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया है या नहीं, लेकिन इस आदमी ने वाकई सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सचमुच तीनों ने। ये जाल बहुत खतरनाक है। तुम लोग उनके कोरस को क्या सिखा रहे हो? ऐसा लगता है कि तुमने एक खतरनाक लोमड़ी पैदा कर दी है, खेल अकादमी की एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। कोरस ने आलस से उसकी ओर देखा और कुछ कहने से पहले जम्हाई ली। हमने उसे कुछ नहीं सिखाया। मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना आप लोग हैं। उसके शब्द और उसका हाव भाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ आकर इस प्रतियोगिता पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठानी थी। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि वह बकवास कर रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जुआरी अकादमी ने उसे वास्तव में कुछ भी नहीं सिखाया था। उन्होंने बस उस स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया जहां सैम बैठा था।
वे देख सकते थे कि वह अपनी आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा को चारों ओर फैला रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि सैम अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग कर रहा है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसका अवलोकन भी सुरंग की दीवारों से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह सिर्फ 4 तरफ की दीवार ही देख पाया जो 4 फीट मोटी थी। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ सुरंग है। यदि वह प्रयत्न भी करे तो भी उसे बाहर निकालना बहुत कठिन होगा। सबसे बुरी बात यह है कि उसे दीवारों पर बनी किसी भी संरचना का एहसास नहीं हो पा रहा था। वह ईंटों को थोड़ा बहुत काट भी सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए भी उसे बहुत ताकत की जरूरत थी। सामग्री स्वयं थोड़ी अजीब है। सैम ने जब इसकी जांच की तो उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और एक बार फिर आगे की ओर बढ़ा। कुछ मीटर चलने के बाद वह एक बार फिर उसी स्थान पर दिखाई दिया। उसका शरीर धीरे धीरे एक बार फिर फर्श पर गिर गया। थोड़ी देर बाद सैम ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव था। यह दिलचस्प होने जा रहा है। एक बुजुर्ग ने दर्शकों के बीच बात की। यह थोर अकादमी से संबंधित एक बुजुर्ग है। बाकी लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। उसने समझाना शुरू किया, कभी न खत्म होने वाली सुरंग वास्तव में एक बहुत ही विशेष जाल है। भाग लेने वाले छात्रों के वर्तमान स्तर पर उनके लिए इसे अकेले हल करना लगभग असंभव है। तो फिर ऐसे जाल का उपयोग करने की क्या जरूरत है? बेशक हमें उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देना होगा। इसलिए हमने संरचना में एक छोटा सा छेद बना दिया है। इसका उपयोग करके वे संरचना को मुश्किल से पार कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए यह आदर्श है कि कम से कम 2 से 3 लोग हों। एक अकेले व्यक्ति के लिए ये कार्य बहुत बड़ा होगा, और ऐसा लगता है कि इस आदमी ने भी इसे नोटिस किया है। तो मूलतः दूसरों को धोखा देने के लिए उसने जो जाल बिछाया था उससे वह भी धोखा खा गया। एक बुजुर्ग ने कोरस की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए बेतहाशा मुस्कुराया। लेकिन कोरस के चेहरे पर भी यही भाव था, मानो यह उसके समय की पूरी तरह से बर्बादी है और उसे यहाँ आने की कोई परवाह नहीं है। उसी समय एक अन्य सुरंग में 3 छात्र हैं जिन्हें पता चल गया है कि यह कभी न खत्म होने वाला सुरंग जाल है और वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बुजुर्गों ने तुरंत उन पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वे जाल को कैसे सुलझाते हैं। उन्हें यह भी लगा कि वे सैम से पहले ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, लेकिन वे सैम के चेहरे पर बढ़ती मुस्कान को नहीं देख पाते। केवल कोरस, वह एक व्यक्ति जो इसमें रुचि नहीं ले रहा था, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस समय सैम अभी भी जमीन पर बैठा हुआ है और अपनी अवलोकन क्षमता से दीवारों को देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसे अंदाजा हो गया कि यह जाल असल में क्या है और उसे ये भी पता चल गया कि इसके आगे क्या हो सकता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति कभी न खत्म होने वाले जाल में फंस जाता है तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह भ्रम का जाल है। लोग गोल गोल घूमते होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि वे सीधी रेखा में चल रहे हैं। दरअसल अलग अलग सुरंगों में तीनों इसी के लिए जांच कर रहे हैं। वे इस बिंदु पर भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैम को यकीन है कि यह कोई भ्रम नहीं है। यह एक स्थानिक और वास्तुशिल्प चाल है। यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र है जो कभी न खत्म होने वाली सुरंग की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे उसने ईंट पर एक क्रॉस के साथ चिन्हित किया है। जब भी वह उस क्षेत्र से आगे बढ़ता है तो वह कुछ कदमों के बाद उसी चिन्हित क्षेत्र में चला जाता है। और सैम को इसका कारण पता चल गया। अब कल्पना करें कि आप एक स्थिर रेलगाड़ी में हैं। इसमें कुल 11 डिब्बे हैं और आप 6ठे डिब्बे में हैं। बिल्कुल बीच में वह 7वें डिब्बे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है 8वें डिब्बे में जाने के बजाय वह 6ठे डिब्बे में वापस आ जाता है। एक तरह से जब भी वह अंदर होता है तो 7वीं और 5वीं गाड़ियां आपस में बदल जाती हैं। बेशक ये सिर्फ एक उदाहरण है। सैम को नहीं पता कि सुरंग आगे कितनी दूर तक जाती है, लेकिन उसे पता है कि पीछे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मूल रूप से वह जिस केंद्र चिन्ह पर अभी खड़ा है वह बिल्कुल केंद्र नहीं है। आगे की सुरंग ज्यादातर बहुत लंबी है। अब सैम ने उस क्षेत्र को मूल के रूप में चिन्हित किया जिसमें वह था और उस क्षेत्र को एक ब्लॉक के रूप में। उसने सुरंग के बाकी हिस्से को इन ब्लॉकों की लंबाई में विभाजित करने का फैसला किया। उसने स्थानिक पलक का इस्तेमाल किया और एक ब्लॉक आगे बढ़ा दिया। वह सुरंग में उतरा और जैसे ही वह आगे बढ़ा वह जल्द ही उसी मूल ब्लॉक में पहुंच गया। उन्होंने 2 ब्लॉक के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल किया, लैंड किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने एक बार फिर उसी मूल ब्लॉक में प्रवेश किया और इस बार भी लैंडिंग के बाद मूल ब्लॉक तक पहुंचने के लिए आवश्यक पैदल दूरी वही है। सैम ने बार बार यही बात दोहराई, हर बार एक ब्लॉक की दूरी बढ़ाते हुए। उसने 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक देखे और अंत में 8 ब्लॉक पर जाकर रुक गया। इससे आगे की कोई भी चीज प्रतिबंधित है। उसने अनुमान लगाया कि दूसरा परीक्षण क्षेत्र 8 ब्लॉक क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन चाहे वह पलक झपकते ही कितने भी ब्लॉक आगे चला जाए, उसे मूल ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी चलने की जरूरत थी। इन सब के अलावा सैम ने कुछ और बातें भी नोटिस की। उसके आसपास और ऊपर की दीवारों में पत्थर की ईंटों की संरचना बहुत जटिल है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पत्थर अपने भीतर एक अलग संरचना रखता है, जो उसकी सतह पर नहीं बल्कि संरचना के अंदर एक विशेष संयोजन बनाता है। जहां तक ब्लॉकों की अदला बदली के लिए जिम्मेदार स्थानिक संरचना का सवाल है, ये दीवारों के भीतर नहीं है, कम से कम दीवारों के उस हिस्से के भीतर तो नहीं जिसे वह अवलोकन क्षमता से ट्रैक कर सकता था। ऊर्जा इसके नीचे से नहीं गुजर रही है। एकमात्र बात जिसके बारे में वह निश्चित है वह यह है कि दीवार की मोटाई सभी तरफ एक जैसी हो सकती है और यह उसके नीचे फर्श की मोटाई के समान है और सौभाग्य से उसे फर्श में कुछ गड़बड़ मिली। उसे यकीन है कि यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह उसके लिए पता लगाने के लिए वहां छोड़ दिया गया था। फर्श पर पत्थरों की आंतरिक संरचना में कुछ खुली गांठें हैं। सैम ने इस पर एक और संरचना बनानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार यह एक स्थानिक संरचना नहीं है बल्कि यह विरूपण और विखंडन के लिए उपयुक्त संरचना है। जैसे ही गठन निर्धारित हुआ, दरार, फर्श टूट गया और फिर पत्थरों का एक समूह बिजली में बदल गया। उसके हाथ की एक लहर से पाउडर उड़ गया और उसके नीचे पत्थरों की एक और परत दिखाई दी। ये देख रहे बुजुर्गों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय सुरंग में कभी न खत्म होने वाली सुरंग की तरकीब निकालने वाले 3 लोग फर्श तोड़ने में भी कामयाब हो गए।
ये प्रभावशाली है। इस आदमी ने अकेले ही इस समस्या को हल कर लिया। एक बुजुर्ग बोला। जिस बुजुर्ग ने कहा था कि सैम के लिए यह मुश्किल होगा, उसने भौहें सिकुड़ी और ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने मुस्कुराहट प्रकट की। हाँ, मुझे पता था, यह इतना आसान नहीं हो सकता। देखो, उस आदमी ने फर्श की केवल एक परत को तोड़ा है। उसके नीचे एक और परत है। उसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि जब तक वह एक ही समय में दोनों परतों को नहीं तोड़ता, वह मार्ग से आगे नहीं जा पाएगा। तभी बुजुर्गों ने देखा कि 3 प्रतिभागियों वाली दूसरी सुरंग में एक छेद हो गया था। वे तीनों नीचे चले गए और वह स्क्रीन एक नए स्थान पर आ गई, जिसमें एक कमरा था जिसमें उनके जाने के लिए 3 रास्ते थे। इस बीच सैम की स्क्रीन पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसकी ऊर्जा बेकाबू हो गई, क्योंकि उसे फर्श की दूसरी परत की ओर निर्देशित किया गया था। उसने अवलोकन क्षमता का उपयोग किया और यह पूरी सुरंग में फैल गई। पहली सतह के बजाय ये सब दूसरी सतह पर समा गया। अगले ही पल सैम मुस्कुराया। इस सुरंग में 2 परतें हैं। बाहरी परत अंतरिक्ष संरचनाओं को धारण करती है। सैम मूल ब्लॉक के बाद जिस भी ब्लॉक पर उतरता है, सुरंग पूरे ब्लॉक को मूल ब्लॉक से पहले वाले ब्लॉक से बदल देगी। ये बहुत सीधा है। इसका पता न चल पाने का एकमात्र कारण आंतरिक परत में जटिल संरचनाओं की वजह से है। सैम ने आंशिक अंतरिक्ष सम्मेलन को सक्रिय किया और दीवार में अपनी ऊर्जा इंजेक्ट की। बूम बूम बूम। पूरे समय छोटे छोटे विस्फोट होते रहे और एल्डर जो सिर्फ इस बात पर शेखी बघार रहा था कि सैम किस तरह से संरचना को हल नहीं कर सका, खड़ा हो गया। सैम ने दूसरों की तरह मूल ब्लॉक में छेद नहीं किया। इसके बजाय वह सुरंग में आगे बढ़ा और इस बार ब्लॉक आपस में नहीं बदले। अगले मिनट में वह पूरी तरह से अलग कमरे में है।